इतना आउटडेटेड सिलेबस, इतनी आउटडेटेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं जब वो इंडस्ट्री में आते हैं। और मैंने नहीं कहा, नारायण मूर्ति साहब ने कहा ना जी 70% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, एंड व्हेन ही इज सेइंग अनएम्प्लॉयबल, ही इज नॉट सेइंग अनएम्प्लॉयड, ही इज सेइंग अनएम्प्लॉयबल मींस दे आर नॉट कैपेबल टू गेट ए जॉब। जो MBA BBA में पढ़ाया जा रहा है वो उनके काम नहीं आ रहा, काम आना चाहिए, वो पढ़ाया नहीं। क्या ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है या क्वालिफिकेशन कोई पर्टिकुलर चाहिए, वो क्वालिफिकेशन नहीं है या वो माइंडसेट नहीं है? माइंडसेट का प्रॉब्लम है जी। अमीरों की सोच अलग होती है, टाइम टेकिंग होता है। जॉब से बिजनेस में स्विच ओवर में मैं जनरली मानता हूँ 5 साल का समय लगता है। अच्छा। अगर आप 5 ईयर प्लान बनाकर चलें तो कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है बहुत आराम से पैरेलली बिजनेस में शिफ्ट हो सकता है। तो अगर आपको बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना है तो कम से कम 5 to 7 ईयर एक प्लान लेकर चलो। और वो प्लान बनाने में मैं मदद करता हूँ, मेरी टीम मदद करती है। हम लोग बिजनेस कंसल्टेंसी भी देते हैं कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो हम आपको हैंड होल्डिंग कर देंगे। मैं बोलता हूँ कि अगर व्यापार करें तो प्यार ना करें और प्यार करें तो व्यापार ना करें भाई। क्या बात है। क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती हैं। बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते, बड़े बिजनेसमैन बड़ी टीम खड़ी करते हैं और टीम बिजनेस को अपने आप बड़ा बना देती है। क्या बात है। छोटे बिजनेसमैन पूरे जीवन भर बिजनेस को बड़ा करने में लगे रहते हैं, टीम पर काम नहीं करते, कभी बिजनेस को नहीं बना पाते, कभी भी नहीं। रिंग में तो दुनिया को पता चलता है वो चैंपियन है। चैंपियन तो अपने घर के जब निकलता है घर से तो अपनी सोच में चैंपियन बनकर निकलता है कि टुडे आई एम गोइंग टू विन। यस। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आए हैं एक नया पॉडकास्ट लेकर जिसमें हम देश की एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो कि हमारे देश के पहले और एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर है, श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। श्री शाहनवाज जी हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग दे चुके हैं और यह एक RPG ग्रुप के फाउंडर भी हैं, जहां पर ये रिच पीपल ग्रुप में हमारे देश के व्यापारों को, बिजनेसमैन को भी ट्रेनिंग देते हैं। जी। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश के बिजनेसमैन के लिए बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर और मनी मैनेजमेंट के ऊपर। जी बिल्कुल। तो बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा आपसे यही रहेगा जो शायद सभी बिजनेसमैन का भी होगा। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक कमी जो हमें सबको महसूस होती है वो होती है फाइनेंसेस की। बिल्कुल। बिजनेस चलाते चलाते बीच में मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो इस पे आपकी गाइडेंस हमें चाहिए। देखिए, वैसे तो इस पे हम पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है मनी मैनेजमेंट का या पैसे ना होने का। दिक्कत ये आती है कि जब इंसान शुरुआत कर रहा होता है, ज्यादातर लोग जो अमीर बने या जिन्होंने बिजनेस शुरू किया उनके पास पैसा नहीं था। तो हमें दिमाग में ये थॉट को निकालना पड़ेगा कि पैसे से व्यापार किया जाता है। जिनके दिमाग में भी ये थॉट है कि पैसा होगा तो मैं बड़ा बनूंगा, पैसा होगा तो मैं व्यापार करूंगा, पैसा होगा तो मैं तरक्की करूंगा, पूरी संभावना तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये कड़वी बात है, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। जितने लोग भी अमीर बने, मिलेनियर्स का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, भारत का, दुनिया का, पैसा नहीं था उनके पास। अब सवाल ये, पैसा नहीं था तो क्या था जी। ये सवाल है। यानी हमें मेन जड़ पर जाना है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि एक पेड़ है, उसके फल छोटे आ रहे हैं। अब आप क्या करते हो या कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उस फलों को देख करके चिढ़ता है और फल को पानी देता है, फल को खाद देता है। तो क्या फल का साइज बड़ा होगा? नहीं होगा। कहाँ पानी देना चाहिए? नीचे जड़ में देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, लोग समस्या की जड़ पर तो जाते ही नहीं है जी। पैसे का ना होना समस्या की जड़ नहीं है, पैसे का मैनेजमेंट ठीक ना होना और पैसे की कमी को दूर करने के रास्तों का ना पता होना। और इंडिया में सबसे बड़ी मतलब बदकिस्मती कहें या मतलब क्या कहेंगे, ड्रॉबैक ये है कि सबको सिखाया जाता है लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। स्कूल कॉलेजेस में आपने भी पढ़ाई की है, आप एक लॉयर भी हैं और बाकी भी पढ़ाई आपने की है, कभी आपको नहीं सिखाया गया पैसे की कमी पड़ेगी तो क्या करना है व्यापार में। वरना आज आप ये सवाल मुझसे नहीं कर रही होती, बल्कि आपको पता होता कि नहीं पैसे की कमी पड़ती है तो ये 5 स्टेप लेने हैं। बिल्कुल। ज्यादातर व्यापारियों को नहीं पता। और हमारे P स्कूल्स की मैं अगर बात करूं, मैं भी कई बिजनेस स्कूल से जुड़ा रहा हूँ, स्टूडेंट को पढ़ाने में, सिखाने में, जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, मतलब ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात होगी लेकिन सच्चाई है, बताना जरूरी है। जो MBA BBA में पढ़ाया जा रहा है वो उनके काम नहीं आ रहा है। और जो काम आना चाहिए वो पढ़ाया नहीं जा रहा। अब बताइए, इतना आउटडेटेड सिलेबस, इतनी आउटडेटेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं जब वो इंडस्ट्री में आते हैं। और मैंने नहीं कहा, नारायण मूर्ति साहब ने कहा ना जी कि 70% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, एंड व्हेन ही इज सेइंग अनएम्प्लॉयबल, ही इज नॉट सेइंग अनएम्प्लॉयड, ही इज सेइंग अनएम्प्लॉयबल मींस they are not capable to get a job, they are not industry fit,
जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चाहिए मुझे, वो नहीं मिल रहा है। आप भी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं और आपका अपना फैमिली बिजनेस भी है, अच्छे स्टाफ की हमेशा जरूरत रहती होगी आपको। बिल्कुल। एक तरफ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, एक तरफ आप कह रहे हो स्टाफ की जरूरत है, तो कौन झूठ बोल रहा है? मैं भी ये देखता हूँ, मेरे यहाँ पर अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा है मुझे, और लोग कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, तो झूठ कौन बोल रहा है? जो बेरोजगार है वो झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ नहीं बोल रहा, बेरोजगार तो है। अच्छा, आप झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल आप भी भी सच बोल रहे हो कि आपके यहाँ भी जरूरत है अच्छे स्टाफ की। कुछ गैप है जो मिसिंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं, जो आपका पहला सवाल था कि पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे के मैनेजमेंट का इशू है, और प्लस जब पैसा नहीं है तो क्या करना है, वो इशू है। और वो सीखना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा कि वो लोग जो अमीर बने, वो लोग जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, कैसे किया। तो सर, क्या ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है, या क्वालिफिकेशन कोई पर्टिकुलर चाहिए, वो क्वालिफिकेशन नहीं है, या वो माइंडसेट नहीं है लोगों का? नहीं, माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है, क्वालिफिकेशन का इतना इशू नहीं है। ओके। बल्कि ज्यादातर बिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल। उन्हें फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली और वो अमीर बन गए। चाहे हम बिल गेट्स की बात कर लें, चाहे आप वॉरेन बफे की बात कर लें, या और भी जितने लोग हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट बहुत सारे लोग हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं। धीरूभाई अंबानी की अगर हम बात कर लें, या वर्तमान में जो अमीर हैं उनकी बात कर लें, माइंडसेट का प्रॉब्लम है जी। अमीरों की सोच अलग होती है। अमीर व्यक्ति, लोगों को लगता है कि, मुझे भी लगता था जब मैं गरीब था, या यूं कहे पैसा नहीं था, कि पैसा आएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पैसा आ तो गया, लेकिन क्योंकि मुझे पैसा मैनेज नहीं करना आता था, तो मैं वापस गरीब हो गया। फिर मैंने वो मनी मैनेजमेंट के रूल्स सीखे, जो मैं आज लोगों को सिखाता हूँ, कि पैसे की कमी को दूर कैसे करना है जीवन में। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं। अगर मान लीजिए वर्तमान में आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या करें? घर बैठ जाए? नहीं, घर तो नहीं बैठना है। तो क्या करना है? हमें कुछ करना है। वो क्या करके पैसा आएगा? खाली बैठने से तो नहीं आएगा। तो जब वो सीखते हैं इंसान, तो फिर आगे बढ़ जाता है। तो जैसे आपने कहा कि पैसों की कमी को दूर करना है, हाँ, कमी को दूर करना है। इसके क्या कोई नियम है जो अमीर लोगों को पहले से ही पता है? बिल्कुल है, हाँ, अमीरी के नियम है। तो वो नियम थोड़ा हमारे ऑडियंस को भी तो ट्रेनिंग में क्या बताऊंगा? चलिए, कम से कम आप एक दो ऐसी कोई बात जो शायद अमीर लोग को पहले से पता है और जो आम जनता नहीं जान पाई। 2-3 नियम बता देता हूँ, आपके ऑडियंस को भी फायदा होगा और आपको भी शायद पता चले जी। मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि we don't have money problems, we have business problems, we have relationship problems, we have different issues, but पैसे का इतना प्रॉब्लम नहीं है। पैसे का सिर्फ माइंडसेट का दिक्कत है। माइंडसेट का क्या है? नियम नहीं पता। नियम कैसा है? जैसे पैसे का एक नियम देता हूँ, जो पैसा जितना जल्दी आता है वो उतना जल्दी चला जाता है। अच्छा, ये पैसे का नियम है। तो जो पैसा आहिस्ता आहिस्ता आता है, वो उसके साथ आपको उसको मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी लेकर के आता है। अचानक आपने देखा हो किसी लॉटरी लग गई, जुए में, सट्टे में, कहीं से पैसा आ गया, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ऐसे 100 लोगों के बारे में आप रिसर्च करिए जिन्होंने लॉटरी में, जुए में, सट्टे में कहीं से पैसा इकट्ठा कर लिया, अचानक आ गया 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए। विद इन 1 ईयर 90% लोग गरीब हो जाएंगे वापस। अच्छा, विद इन 1 ईयर 90% लोग वो पैसा गवा देंगे। संभालना नहीं आएगा, मनी मैनेजमेंट नहीं पता है। क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है? जो पैसा जल्दी आता है वो पैसा जल्दी चला जाता है। बिल्कुल। अब जल्दी आने का तो रास्ता हमें पता चल गया, ना जाए उसका रास्ता नहीं पता, क्योंकि मनी मैनेजमेंट नहीं पता। एक और पैसे का नियम, जब इंसान को पैसे की दिक्कत आती है तो इंसान क्या सोचता है? वो सोचता है कहीं से भी पैसा आ जाए। कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जहां से पैसा नहीं लेना चाहिए। उन सोर्सेज से अगर आप पैसा ले लेंगे तो वो दलदल है। अच्छा। अब वो क्या होगा? आपने पैसा तो ले लिया, कई लोग प्राइवेट फाइनेंसर से ले लेते हैं, कई लोग कहीं और से ले लेते हैं। अब वो उन्हें नहीं मालूम है पैसा नहीं आया, ये एक लायबिलिटी आई है, और वो आपकी जेब से पैसा और ज्यादा खींचता चला जाएगा। होना क्या चाहिए था? आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देता। यहाँ क्या हो गया? पैसा तो आया आपके पास, लेकिन उस पैसे ने आपको दलदल में डाल दिया। और ऐसी दलदल के कई लोग पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि उनके ऊपर अच्छा व्यापार सब चल रहा था, बट अचानक एक्सपेंशन को लेकर या कोई और थॉट आया और कहीं से ऐसा पैसा ले लिया कि उनका पूरा व्यापार ही कोलैप्स कर गया। उन्हें जब तक ये समझ में आता कि मैं दलदल में फंस गया हूं, तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें समझ में ही नहीं आया, और जब वही है, कोई समझाए कौन? तो सर, राइट इन्वेस्टर ये कैसे ढूंढे कि कहां से वो राइट मनी का सोर्स हमारा क्या बन सकता है? उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। आपका जो भी बिजनेस है, अगर आप ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, पहले तो आपको तय करना होगा आपको इन्वेस्टर चाहिए, फाइनेंसर चाहिए, पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए।
Okay. ज्यादातर व्यापारियों को तो ये भी नहीं मालूम है जी, बिल्कुल। उनको लगता है पैसा है ना सिर्फ। फाइनेंसर का पैसा अलग है, इन्वेस्टर का पैसा अलग होता है, पार्टनर का पैसा अलग होता है। बिल्कुल। अब लोगों को लगा यार पैसे के भी 3 कैटेगरी, हाँ 3 नहीं और भी कैटेगरी है। जो उधार का पैसा वो अलग होता है, जो बैंक का लोन का पैसा होता है वो अलग पैसा होता है, जो प्राइवेट फाइनेंसर का होता है वो अलग होता है, जो हम अपनी एसेट्स को लिक्विफाई करके पैसा लेते हैं वो अलग होता है। हर पैसे की कैटेगरी है। तो हमें चाहिए क्या, पहले तो वो तय करना, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। भाई मान लीजिए मेरा बिजनेस है, उल्टा देखते हैं ना, आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा है, मेरा बिजनेस है, मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आपसे चाहिए। आप मूर्ख तो नहीं है ना, आपने पैसा कमाया है और मैं आपको बता रहा हूँ और सबको बता रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति अमीर है और अमीरी मेंटेन किए हुए तो ये समझ लेना उसे कुछ आता है कि नहीं आता, उसको अमीरी के नियम मालूम है। नियम मालूम है। अगर नियम नहीं मालूम होते तो वो अमीर नहीं रहता, गरीब हो जाता। तो आपको नियम मालूम है तो आप ऐसे तो 5 करोड़ नहीं दे दोगे मुझे। बिल्कुल। आप क्या देखोगे, मेरी वर्थ क्या है, मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। अच्छा मान लीजिए बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नया यूनिक, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, पॉलिटिशियंस को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपको लगा यार कॉन्सेप्ट तो यूनिक है बट चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रैक्टिकलिटी कितनी है उसकी फिजिबिलिटी वर्तमान में कितनी है, आरओआई क्या है, रिस्क कितना है, क्या मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है। क्योंकि अमीरों को कुछ आता है कि नहीं आता, अपने पैसे की रक्षा करनी अच्छी तरह आती है। Okay. और मैं आपको भी बता रहा हूँ और आपके माध्यम से ऑडियंस को बता रहा हूँ, अगर आप अपने पैसे की, छोटे पैसे की रक्षा नहीं कर सकते, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का बेसिक नियम यही है कि आपको अपने पैसे की रक्षा करनी पड़ेगी, रक्षा करनी सीखनी पड़ेगी। और आप जॉब करें या बिजनेस करें फर्क नहीं पड़ता, आप 10,000 भी कमाते हैं तो पैसे की रक्षा करनी पड़ेगी, वरना वो कहते हैं ना व्यापार शेर की सवारी है जी। अगर उसके कान टाइट रखोगे तो वो चलाते रहोगे, और अगर थोड़ा सा ढीला छोड़ा शेर खा जाएगा आपको। व्यापार शेर की सवारी है, सीधी सी बात है। तो ये दिक्कतें लोगों को नहीं मालूम है, और लोगों को जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उन्हें इन्वेस्टर मिल जाता है। 10 साल 5 साल से धक्के खा रहे होते, नहीं मिल रहा होता। जब बैठ करके सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, प्लान ए बनाते हैं, प्लान बी बनाते हैं, प्लान सी बनाते हैं, इन्वेस्टर मिल जाते हैं, पैसा आ जाता है। तो क्या कोई ऐसी भी स्कीम है, कोई ऐसा नियम है जब बिना पैसों के भी व्यापार शुरू किया जा सकता है? स्कीम तो खैर ज्यादातर फर्जी वाली चीजें होती हैं, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो बड़े लोग अमीर बने या जिन्होंने अमीरी हासिल की, ज्यादातर गरीब थे। अच्छा। अब उन्होंने गरीबी से अमीरी कैसे हासिल की, उसके कहते ना ट्रैक पर जाओ। अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करके बल्ब डिस्कवर कर दिया, तो क्या जरूरत पड़ी दोबारा रिसर्च करके बल्ब पहले 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करें, 10 रुपए का खरीद लाओ मार्केट से। बिल्कुल। तो जो अमीर हैं उन्होंने वो रास्ते बना रखे ना, वो रास्तों पे चले, आप भी चलो उन रास्तों पर। उन्होंने क्या करा, धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल लेते हैं। उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने अमीरी कैसे हासिल की? पहले उन्होंने जॉब करी, जॉब करके कुछ पैसा कमाया, कुछ पैसा बचाया, और एक साथ में 2-2 3-3 जगह नौकरी की। अच्छा। कुछ पैसा अपने खर्चे के लिए रखा, कुछ पैसा अपना सेविंग किया। जब उतना आ गया, जो सीड फंडिंग होता है, एक पेड़ लगाने के लिए बीज चाहिए ना, बिल्कुल, सीड फंडिंग के बराबर आ गया तो काम हो जाएगा। और सीड और ट्री के साइज में डिफरेंस कितना, आम का पेड़ और आम की बीज कितना डिफरेंस है, कई हजार गुना का। यानी अगर आपको 1,000 करोड़ का व्यापार करना है तो 1 करोड़ का बीज साइज होना सफिशिएंट है। लोगों को क्या लगता है, नहीं 1,000 करोड़ का मेरे को एम्पायर खड़ा करना है तो कम से कम 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं होंगे। इसी को और कम कर दें तो लोगों को समझ में आएगा कि अगर आपको 1 करोड़ का व्यापार करना है तो 1 लाख रुपए 10,000 रुपए से भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ये पता नहीं कहां से डाल दिया कि पैसे से शुरू करना है, पैसे से ही पैसा बनेगा, पैसे से पैसा बनेगा। वो भी सही है एक स्टेज के बाद। ये बात सही है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं, उनका कारण ये नहीं है सिर्फ पैसा है, पैसे का मैनेजमेंट भी है, प्लस जब पैसा आता है तो कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं। जैसे आपको मैन पावर चाहिए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपको मिल जाएगा। जब आपके पास पैसा नहीं है, आप बढ़िया स्टाफ नहीं कर सकते। आप पैसा नहीं है तो आप एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग अच्छी नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट की रिसर्च पर क्वालिटी पर काम नहीं कर सकते। तो जब ये चीजें नहीं करोगे, जो कर रहा हो वो आगे निकल जाता है। तो पैसा एक लिवरेज तो देता है, नो डाउट, मनी का एक लिवरेज है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो सकता। नहीं होता तो कोई भी गरीब कभी अमीर नहीं बनता, और अमीर बन जाने के बाद कभी कोई गरीब नहीं बनता। बिल्कुल, दोनों बातें सच है। राइट। बहुत सारे गरीब अमीर बने हैं और बहुत सारे अमीर भी गरीब बने हैं। यानी कुछ तो है पैसे के अलावा जो उनकी मदद कर रहा है, और वो बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे जरूर। लीडरशिप ट्रेट्स उनके, जो व्यापार कर रहा है उसको बिजनेस एटीट्यूड है कि नहीं है। बिजनेस तो शुरू कर दिया, हमारे यहाँ क्या फैमिली बिजनेस है, आपका भी जैसे फैमिली बिजनेस है,
जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भाई पेरेंट्स ने तो बिजनेस किया नहीं, तो उन्हें कौन सिखाया? आपको तो पता है, आपके पिताजी या घर में देख लिया आपने। बिल्कुल। जो जॉब वाला है उसको कौन बताएगा? और उसको आपको देख के तो लगेगा यार इतना बड़ा कैसे मैं शुरू करूं, कभी कर ही नहीं पाऊंगा जी। लेकिन जब आप अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, उनसे पूछेंगे तो कई बार पता चलेगा उन्होंने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और उन्होंने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो कोई भी कर सकता है, बस विल पावर चाहिए, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन चाहिए और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट के वो सब चाहिए। तो हमारे भारतवर्ष में मुझे ऐसा लगता है कि एक जो डर है, एक फियर इशू हमारे आजकल के लोगों में रहता है। वो एक नौकरी में चले जाते हैं, उनको लगता है कि ठीक है सिक्योरिटी है, यही सीखा भी है पीछे से कि ठीक है नौकरी करते रहो, एक फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, वो बहुत है। बात सही है, फियर तो होना चाहिए भी और है भी, क्योंकि मैंने बताया ना व्यापार शेर की सवारी करना है, तो ये हर कोई तो नहीं कर सकता जी। तो अगर आप क्लियर नहीं हो, आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप में नहीं है, आप मतलब अपना घर फूक के तमाशा नहीं देख सकते हो, तो व्यापार में एंट्री करने की तो जरूरत नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में भी ये बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स भी रिस्क है और बिजनेस भी रिस्क है। रिस्क तो हर चीज में है ना, आप घर से निकले तो भी रिस्क था ना, मैं यहाँ आया तो भी रिस्क था जी। कोई हादसा भी हो सकता है, गाड़ी पंचर भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बट हम रोज रिस्क लेते हैं। डिपेंड ये करता है कि रिस्क कितना बड़ा, और व्यापारी कितना बड़ा रिस्क लेता है, वो रिस्क ऑफ लाइफ ले लेता है, इसलिए वो शेर की सवारी कर रहा है। तो जिन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए उनके लिए जॉब ठीक है, लेकिन जॉब क्या है? आपका समय, आपके पैसे, आपकी मेहनत से कोई और अमीर बनेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप अपना समय, अपना पैसा अपने लिए लगाओ खुद अमीर बनने के लिए। अगर कोई आपको 50,000 रुपए, लाख रुपए दे रहा है, और जो भी ऑडियंस सुन रहा है, अगर लाख रुपए की सैलरी आपकी है तो आप 10-15 लाख उसे कमा के दोगे तभी तो देगा। बिल्कुल। तो यानी आपकी वर्थ तो है 10-15 लाख की, मेहनत तो उतनी करी है, मेहनत तो उतनी की, लेकिन मिल रहा है आपको कुछ परसेंटेज, तो क्यों नहीं आप अपने लिए काम करो? नहीं रास्ता पता चल रहा तो रास्ते ढूंढो, जॉब के साथ साथ भी। और मैं कहता हूँ जैसे लेन चेंज करते हैं हम लोग, रोड पे जाते हैं, तो अगर मान लीजिए आप ड्राइविंग करती हैं जी, तो आप अगर लेन चेंज करनी हो तो ऐसा नहीं है इंडिकेटर दिया और तुरंत गाड़ी मोड़ दी, नहीं, क्यों? पीछे वाला ठोक देगा। हम क्या करते हैं, इंडिकेटर भी देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेन चेंज करते हैं। ऐसे ही जब आपको जॉब से बिजनेस में स्विच ओवर करना है, या बिजनेस को ही बिजनेस में चेंज करना है, नया बिजनेस या नया कुछ सेक्शन, तो क्या करना है, धीरे धीरे एक टाइम टेकिंग होता है। जॉब से बिजनेस में स्विच ओवर में मैं जनरली मानता हूँ 5 साल का समय लगता है। अच्छा। अगर आप 5 ईयर प्लान बनाकर चलें तो कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है बहुत आराम से पैरेलली बिजनेस में शिफ्ट हो सकता है। और जॉब छोड़कर बिजनेस नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्वे 90% पीपल जिन्होंने जॉब छोड़कर बिजनेस किया वो फ्लॉप हो गए। ओके। और उसका कारण क्या है? बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक पौधा निकल रहा है, आपने उस पर पैर रख दिया तो मर जाएगा ना। अभी क्या था, बिजनेस में आपने जॉब करते थे, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना सैलरी थी, आप बिजनेस में आ गए, अब 1 लाख रुपए घर आना बंद हो गया। बिल्कुल, कमाई बंद हुई है, खर्चे बंद नहीं हुए हैं, खर्चे उतने ही है। अच्छा, जो 1 लाख कमाता है जॉब में, उसकी खर्चे कितने होते हैं? क्योंकि तो 1.5 लाख होते हैं तो क्रेडिट कार्ड से EMI पर चल रहे होते हैं। लेकिन मान लो 1 लाख का खर्चा या 80,000 का खर्चा, 70-80,000 तो उनका खर्च हो ही जाता है। अब मान लो आपको 70,000 रुपए महीना चाहिए घर के लिए, बिल्कुल, जॉब हो गई बंद। जिस बिजनेस को शुरू किया उसमें शुरू में पैसा लगाना है, उससे आप पैसा निकाल रहे हो 70,000 रुपए महीना, तो बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया, उससे उम्मीद करो दौड़ेगा तो गिर ही जाएगा ना भाई। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए आपको बिजनेस में एंटर करने से पहले अपनी कुछ तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, कि जब मैं जॉब छोड़ूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, जब मेरा बिजनेस में शुरू में पैसा लगेगा। और बिजनेस मैनेजमेंट के वैसे तो बहुत नियम है, एक नियम ऑडियंस को दे देता हूँ और आपको भी सीखने को मिलेगा, आप आगे बताइएगा जी। जनरली फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉस में जाता है। ओके। तो इस माइंडसेट को तैयार होकर जाइए कि फर्स्ट ईयर विल मेक लॉस एंड विल सस्टेन। सेकेंड ईयर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस लाना होता है, आइडियली आ जाना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि सेकेंड ईयर भी घर कुछ नहीं आएगा। अच्छा। थर्ड ईयर ऑनवर्ड प्रॉफिट आएगा। और मैं फिर भी रिकमेंड करता हूं कि अपने प्रॉफिट 5 साल के प्रॉफिट को वापस बिजनेस में ही डाल दो। ओके। तो अगर आपको बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना है तो कम से कम 5 to 7 ईयर एक प्लान लेकर चलो। और वो प्लान बनाने में मैं मदद करता हूँ, मेरी टीम मदद करती है। हम लोग बिजनेस कंसल्टेंसी भी देते हैं कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो हम आपको हैंड होल्डिंग कर देंगे। और कौन सा बिजनेस जो आपको, हम आइडिया भी देते हैं लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि नहीं, whatever business you want to do, आपका एटीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें हम चेक करके बताते हैं, ये कर लो जी। फिर उस पर ही फोकस करेंगे हम।
तो फिर उसमें ग्रोथ हो जाती है। कई बार उल्टा होता है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, बिजनेस कोई और कर रहे हो, तो क्या होगा, वो अंदर वाला तो कीड़ा आपको काटता रहेगा, यार जी। मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे फिर आप इसमें भी 100% नहीं दे पाओगे। कहीं नहीं दे सकते किसी भी फील्ड में। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को इसलिए फ्लॉप होते देखा कि वो बिजनेस से भाग के सीधा उस काम को करने लग जाते हैं जिसमें उनको मजा आता है। तो मैं कहता हूँ यार, व्हाई नॉट कन्वर्ट योर पैशन इनटू योर अर्निंग। अपने पैशन को बिजनेस बना लो ना यार। वो कहते हैं नहीं मेरा पैशन ऐसा है, बिजनेस नहीं। एवरी पैशन कैन कन्वर्ट इनटू बिजनेस, एवरी पैशन। मतलब यहाँ तो आजकल लोग रील बना के नाच के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यार। आप कहते हो कि मैं मेरा पैशन बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपको उसको मोनेटाइज करना नहीं आता, मैनेजमेंट की कमी है। मोनेटाइज करना नहीं आता, पैसा कैसे आएगा। जैसे जब मैंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देने का, लोगों ने कहा यार ये तो चलेगा ही नहीं, पॉलिटिशियन थोड़े ना ट्रेनिंग लेने आएंगे, पॉलिटिशियन तो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, नेताओं की जेब से पैसा निकालोगे, कैसे निकाल लोगे। और आज आई एम द फर्स्ट एंड ओनली पॉलिटिकल ट्रेनर। आज MP MLAs मेरे स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यूनिक कॉन्सेप्ट को पकड़ा, उसकी कमियों को देखा, उस इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा कर दिया। और सारी मतलब कमाई का सोर्स क्या है, राज बताया था। व्हेन यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, इट विल बी इजी टू अर्न मनी। आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, मतलब सबको डॉक्टर बनना पड़ेगा। जैसे आप लॉयर हैं, बट मैं आपको कहता हूं आप डॉक्टर हैं, किसकी? लॉ की। बिल्कुल। तो लॉ की डॉक्टर होने के नाते आप क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आपको पैसा मिलता है। मैं पॉलिटिशियंस का डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन का डॉक्टर हूँ, तो मुझे उसके लिए पैसा मिलता है। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? और डॉक्टर का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं है डिग्री वाला, एक्सपर्ट किस चीज के? एक्सपर्ट। लोग आपको पैसा क्यों देंगे? क्योंकि लोगों की हार्ड अर्न मनी है। झूठ बोलकर बेवकूफ बना के पैसा ले भी लोगे ना तो अंतरात्मा ही स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल। और मैंने बताया आपको, मतलब मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा। उसका बड़ा कारण यही है कि वो किसी का दिल दुखा के पैसा कमाते हैं। नहीं, ऐसा पैसा नहीं लेना जिससे किसी का दिल दुखे और लोग खुशी खुशी पैसा दें। जब मेरे आते हैं मैं उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, उनको कर्जे से बाहर निकाल देता हूँ, उनका बिजनेस लॉस का प्रॉफिट मेकिंग में आ जाता है, तो मुझे खुशी खुशी पैसा देते हैं। कहते हैं यार सर मजा आ गया, थैंक यू सर। और उनकी आंखों में वो ग्रेटिट्यूड नजर आता है। तो उससे आप पैसा तो कमा रहे हो, दुआएं कमा रहे हो। और जीवन में अगर आप पैसा कमाओ, खाली वो नहीं, दुआएं भी कमाओ लोगों की, ताकि लगे कुछ किया जीवन में जी। वरना तो एक दिन आए थे, एक दिन चले जाएंगे दुनिया से, ये पैसा सब यहीं रह जाना है। साथ तो कुछ लेके नहीं जाएगा ना। सिकंदर को जब गया मर के तो लोगों ने कहा भाई क्या करना है, तो उन्होंने बोल दिया था मरने से पहले मेरा हाथ एक बाहर रखना और हाथ खाली दिखाना कि ये इतना बड़ा राजा था, लेकिन जब दुनिया छोड़कर गया तो हाथ खाली थे। बिल्कुल। तो सब रह तो यहीं जाएगा। तो हमारी जो एटीट्यूड है, हमारी जो लोगों के साथ किया गया व्यवहार है, वो याद रहेगा, अच्छा है बुरा। तो हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और मतलब अपना हक मांग के लेना है। पैसे में मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। कई लोग मुझे बोलते हैं बड़ा एटीट्यूड है सर का, सर ना डिस्काउंट नहीं करते। अच्छा। मैं कहता हूँ डिस्काउंट मीन कंप्रोमाइज। मैं कंप्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी से। डू यू वांट के क्वालिटी से कंप्रोमाइज करो तो कहीं और चले जाओ जो डिस्काउंट दे रहा है। मैं डिस्काउंट नहीं देता भाई। आप वैल्यू देते हैं? मैं वैल्यू देता हूँ, मैं सेटिस्फाई करता हूँ। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं है, मैं ये मानता हूं कि वो पैसा मेरा लेना मूर्खता है। जितना पैसा मैंने लिया उससे ज्यादा मैं आपको सर्विस दूं। और ये नियम भी है, ये अमीर बनने का नियम भी है जी। एक और नियम पता लगा है हमारी ऑडियंस को। देखो, और ऑडियंस भी देख लेगी ना, और आप भी देखो। आप बाहर जाओ जी, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसे जितना पैसा मिलता हो वो उससे ज्यादा काम करने को तैयार हो जाए। मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। लोग कितना काम करना चाहते हैं पता है? पैसा मिले ज्यादा और काम करना पड़े कम, और काम ना करना पड़े और पैसा मिल जाए, तो इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। लोग यही चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं। तो अब आपने क्या करना है? आपने उल्टा हो जाना है जी। जीवन में ये तय कर लो, जितना मुझे पैसा मिलेगा उससे ज्यादा मैं वैल्यू दूंगा। और सिर्फ पैसा नहीं, जितनी मुझे कोई रिस्पेक्ट देगा मैं उससे ज्यादा रिस्पेक्ट दूंगा। जितना कोई मुझे मान सम्मान देगा मैं उससे ज्यादा मान सम्मान उसका करूंगा। जितना कोई मुझे समझेगा मैं उससे ज्यादा उसको समझूंगा। हर चीज में ज्यादा लौटाओ। और ये प्रकृति का, कुदरत का नियम है। जो चीज आप देते हो वो बढ़ के आपके पास आ जाती है। बिल्कुल सही बात। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिविटी बढ़ती है, जब आप पॉजिटिव सोचते हो पॉजिटिविटी बढ़ती है। राइट। और लोगों को ये नियम नहीं मालूम है जी। तो ये समस्याएं हैं कुछ। तो इसी के ऊपर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि जब बिजनेस में लॉस होने लगता है, जैसे कि आपने अभी हमें समझाया कि पहले साल तो लॉस ही होगा जनरली, हाँ, तो वहां पर लोग घबरा जाते हैं। अब वो लॉस देख के या तो वो सोचते हैं कि मैं बंद कर दूं इस बिजनेस को, या वापस लौट जाऊं, जॉब कर लूं फिर से। तो यहाँ पे वो कैसे अपनी मैनेजमेंट करें? देखिए ऐसा है,
अगर लॉस हो रहा है ज्यादा और लॉस हो रहा है मैन मेड रीजन से, ओके, मतलब हमें रीजन पता है या हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो पहले हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, लेकिन मान लीजिए लॉस ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल ड्रास्टिक है, अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा था जो आपने सोचा था लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है और आगे संभावना भी नहीं नजर आ रही है, अच्छा, तो इमोशनल भी ड्रिवन नहीं होना है। मैं बोलता हूं कि अगर व्यापार करें तो प्यार ना करें और प्यार करें तो व्यापार ना करें भाई। क्या बात है, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना उधारी गुजरात में कहा जाता है दो धारी मतलब दो तो भी नुकसान है, उधार ना दो तो भी नुकसान है। तो ऐसे ही व्यापार में प्यार नहीं है भैया, थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा रूड होना पड़ेगा। चीजें अगर नहीं चल रही हैं तो उस पे स्टिक रहना कि नहीं मेरा इतना सपनों था, ये था, तो हो सकता है हमारा तरीका गलत रहा हो, हम तरीका चेंज करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मतलब जल्दी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बंद करने का भी डिसीजन जल्दी लेना ठीक नहीं है, शुरू करने का डिसीजन भी जल्दी लेना ठीक नहीं है, और मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि लॉस 1 साल तक होगा तो हम क्या करेंगे। अगर हो सकता है डे 1 से प्रॉफिट आ जाए, कई लोग कहते हैं नहीं साहब आपकी थ्योरी गलत है, मैंने तो पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया और डे 1 से मैं प्रॉफिट आ गया। हाँ आ गया, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है अभी, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। हाँ वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस मतलब एक लॉन्ग टर्म, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, समय भी लगेगा, उसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि पहला साल लॉस हो सकता है। जो प्रिपेयर्ड हैं उन्हें झटका नहीं लगता, जो प्रिपेयर्ड नहीं होते उन्हें झटका लगता है। मान लो आप यहाँ यार आप प्रिपेयर्ड है कि ट्रैफिक लगेगा, तो मेंटली प्रिपेयर है भाई इतना टाइम लेके चल रहा है। अच्छा आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है और फिर ट्रैफिक लग जाए तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, यार ये क्या हो गया। बिल्कुल, तो प्रिपरेशन का है दिक्कत जी। और एक दिक्कत और आती है स्टाफिंग की। हाँ, एक अच्छा स्टाफ होना बिजनेस में कितना जरूरी है, और कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि अगर अच्छा स्टाफ वो रख भी लें तो फिर उनकी सैलरीज निकालना उनको मुश्किल पड़ जाता है। देखिए स्टाफ तो है, अब जो एम्प्लॉय हैं वो हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन मेरा काम सच बताने का है। एक्चुअल में हम कहते हैं कि हम व्यापारी हैं तो हम अन्नदाता हैं, सच्चाई ये नहीं है हम अन्नदाता हैं। अन्नदाता तो हमारा एम्प्लॉय है जो हमें भी दे रहा है और हमारे सब चीज मेंटेन कर रहा है। बहुत बड़ी बात कही आपने, ये सच्चाई है, अन्नदाता वही है, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं रहे ना। मैं अपने ऑफिस में कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। सोचिए कॉल अटेंड करने की दूसरी टीम है, एडिटिंग दूसरी टीम करेगी, प्रमोशन, ब्रांडिंग, काउंसलिंग सब अलग अलग लोग कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ 1 to 1 जो बिजनेसमैन बड़े हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे मिलना, ट्रेनिंग देना, मेरा सिर्फ उतना रोल है। 90% काम दूसरे कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ना हो या वो इफेक्टिव ना हो तो मेरा तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। तो एक्चुअल में मेरी तो रिक्वायरमेंट है वो लोग। समस्या ये आ रही है अच्छा स्टाफ मिल नहीं पाता, एक तो लीडर के अंदर लीडरशिप नहीं है, तो वो हुनर को पहचान नहीं पाता। ओके, आचार्य चाणक्य जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, और हम सबके गुरु हैं आचार्य चाणक्य, बिजनेस में भी पॉलिटिक्स में भी, उन्होंने एक बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि इस धरती पर सबसे बड़ा हुनर क्या है? किसी के हुनर को पहचानने का हुनर सबसे बड़ा हुनर है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों में ये हुनर नहीं है। लोग दूसरे का हुनर नहीं पहचान पाते। बाय गॉड ग्रेस मुझे वो टैलेंट है तो मैं लोगों का हुनर पहचान लेता हूँ, तो मुझे स्टाफ मिल जाता है। फिर जैसे मैं हुनर पहचानता हूँ, मैं अपने ट्रेनीज को ट्रेन करता हूँ, व्यापारियों को, कि तुम ये पैरामीटर देखो उसके, जिससे कि वो जो बोल रहा है या जो उसके रिज्यूमे में लिखा है उसके अलग हटके देखो उसके अंदर क्या है। लोग क्या करते हैं, रिज्यूमे के आधार पर सिलेक्शन करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। ओके। बल्कि मेरे यहाँ तो कोई इंटरव्यू के लिए, वैसे तो काफी टाइम से हमने रिक्रूटमेंट ऐसा किया ही नहीं क्योंकि पुराने लोग चल रहे हैं, बट जब करते भी थे तो मैं रिज्यूमे साइड रख देता। मैंने कहा यार ये तो तुम्हें पता ही है, और वो भी नहीं जैसे फॉर्मली लोग करते हैं, अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं इस पे बात ही नहीं करता, मैं उनकी हॉबीज पे बात करता हूँ, मैं उनके फ्यूचर प्लानिंग पर बात करता हूँ, मैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात करता हूँ, लाइबिलिटीज पर बात करता हूँ, उनके खर्चा कितना है, कमाई कितनी होनी चाहिए, बच्चे हैं नहीं है, कल है तो कितने बड़े हैं, उनकी पढ़ाई कैसे, हस्बैंड है तो वो क्या करते हैं, वाइफ है तो वो क्या करती हैं, परिवार में और कौन उन पे डिपेंडेंट है, जिससे कि मुझे आइडिया लगता है कि उस व्यक्ति की एक्चुअल में स्टेबिलिटी कितनी होगी, क्या रिक्वायरमेंट है। फिर मैं उसके हिसाब से उसकी सैलरी तय करता हूँ कि भाई अगर उसको खर्चा ही नहीं मिलेगा तो वो कहीं से अदर वे राउंड करेगा, चोरी करे, कुछ तो करेगा ना। और जिसका ध्यान ही काम में नहीं होगा उससे मैं कैसे उम्मीद करूं वो लॉयल रहेगा या वो अपना 100% देगा। फिर वो स्टाफ 100% देने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे घर की, मेरे परिवार की जिम्मेदारी सर उठाने को तैयार है। और मैं उसको बोलता हूँ अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, ट्राई टू बी 100% लॉयल फॉर दैट। और जो व्यक्ति रहता है वो फिर तरक्की भी करता है। हमने नया सिस्टम बना रखा है भाई,
उनको कुछ इंसेंटिव भी देंगे, इंसेंटिव्स, क्योंकि जो व्यापारी सुन रहे हैं मैं कहूँगा इंसेंटिव बेस्ड मॉडल सबसे बेस्ट रहता है दोनों के लिए, काम करने वाले के लिए भी और करवाने वाले के लिए भी। एम्प्लॉय भी खुश होता है इससे, एक मोटिवेशन भी मिलता है, मोटिवेशन भी रहता है। दूसरा, सैलरी कम रखो और इंसेंटिव ज्यादा रखो। अच्छा, फिर उससे होगा क्या कि आपको बढ़िया टैलेंटेड व्यक्ति मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे फिर सैलरी भी बढ़ा दो, लेकिन शुरुआत में तो कोशिश करो कि उनको बोलो भाई काम करना पड़ेगा, और काम तो सबको ही करना पड़ेगा। भाई आप भले ही कुछ नहीं करती अपनी कंपनी में, लेकिन कुछ तो फिर भी करती है ना। बिल्कुल सही बात है। मैं अपने यहाँ कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी 10% तो करता हूँ ना। तो हर किसी को अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को जस्टिफाई करना चाहिए अपने काम के आधार पर। अगर वो करेगा तो अच्छा स्टाफ मिल जाएगा। फिर स्टाफ कह लो उसको, मैं तो उसको टीम बोलता हूँ। बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते, बड़े बिजनेसमैन बड़ी टीम खड़ी करते हैं और टीम बिजनेस को अपने आप बड़ा बना देती है। क्या बात है। छोटे बिजनेसमैन पूरे जीवन भर बिजनेस को बड़ा करने में लगे रहते हैं, टीम पर काम ही नहीं करते। टीम पर काम नहीं करते, कभी बिजनेस को नहीं बना पाते, कभी भी नहीं। मतलब उनकी मेहनत में कमी नहीं है, डेडिकेशन डिवोशन में कमी नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द टीम। और उन्हें टीम नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम है कि हर स्टाफ मेंबर आपका टीम मेंबर नहीं होता है। हो भी सकता है, बट हर स्टाफ मेंबर टीम मेंबर नहीं होता है। ओके। टीम का मतलब कुछ और है। टीम का मतलब है जिसमें टारगेट ओरिएंटेड लोग हों, जिनका विजन कॉमन हो, जो कुछ गोल हों जिनके लिए काम कर रहे हो, जो कंपनी गोल से, कंपनी गोल भी और उनका इंडिविजुअल गोल भी। ओके भाई कंपनी ग्रो करती जाए और मैं मतलब एम्प्लॉय हूँ कंपनी का और मैं ग्रो ना करूँ तो मैं कब तक कंपनी में रहूंगा भाई। बिल्कुल सही बात है। तो कंपनी के भी गोल और उसके इंडिविजुअल गोल भी, और उनका सिंक्रोनाइजेशन कि जैसे जैसे कंपनी का लेवल बढ़ेगा मेरा लेवल भी बढ़ेगा। आपका स्टाफ स्कूटी पे आता था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी गाड़ी पर आ गया, मालिक गाड़ी पे आता था, गाड़ी बड़ी हो गई, फिर वो और बड़ी गाड़ी पे आया, वो और बड़ी पे, वो और बड़ी पे आया, वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है, वो फिर लग रहा है कि नहीं पैरेलली ग्रो कर रहे हैं। अच्छा वो स्टाफ तो वो स्कूटी से चल रहा है, मालिक को गाड़ी बड़ी करता जा रहा है, तो वो स्टाफ कहेगा यार ये तो खून चूसने वाला काम है। बिल्कुल। ऑल्दो हम सिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा काम एम्प्लॉय से कैसे करा जाए, वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है बिजनेस ट्रेनिंग का, लेकिन एम्प्लॉय को ये लगता है कि मैं ज्यादा काम क्यों करूं, अपने लिए करूं, एम्प्लॉयर के लिए नहीं। एम्प्लॉयर की ग्रोथ होगी नो डाउट, लेकिन अगर आप काम करने की आदत डाल लोगे तो ये शरीर है ना बेटा, सच्चाई बता रहा हूँ, या तो इसे जला देंगे मरने के बाद या दफना देंगे, दो ही तो काम होंगे, तीसरा तो होता नहीं दुनिया में। और पड़े पड़े सड़ी जाना है। तो मैं कहता हूँ पड़े पड़े सड़ने से बेहतर है काम करते करते घिस जाओ। इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो कि लोग कहें यार क्या व्यक्ति है, मतलब किससे मिला यार, क्या जुनून, क्या एनर्जी, मतलब इनको थकान नहीं होती, इनको दिक्कत नहीं होती है। फिर वो पता चल जाएगा ये एटीट्यूड अलग है, ये व्यक्ति आज नहीं तो कल सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और सफल होने वाले लोगों के आप एटीट्यूड से ही बता देते हैं कि ही इज विनर। ओके। चैंपियन रिंग में चैंपियन नहीं बनते, रिंग में तो दुनिया को पता चलता है वो चैंपियन है। चैंपियन तो अपने घर के, जब निकलता है घर से तो अपनी सोच में चैंपियन बन के निकलता है कि टुडे आई एम गोइंग टू विन। यस। तो एवरी डे यू हैव टू फाइट लाइक ए चैंपियन दैट आई हैव टू विन। बाकी तो एडवर्स कंडीशन आएंगी, सिचुएशन हमेशा फेवरेबल नहीं रहेंगी, बट तूफानों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें। तूफान तो आएंगे, तैयारी ऐसी करेंगे कि तूफान को झेल पाए। तो ये चैलेंजेस हैं व्यापारियों के सामने। तो अगर अच्छा स्टाफ मिल भी जाता है और वो अच्छा स्टाफ को एज अ टीम बनाना भी चाहते हैं, जैसा अभी आपने समझाया कि टीम बनाना उनको, पर सैलरीज अगर अफोर्ड नहीं हो पा रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है या अभी नो प्रॉफिट नो लॉस है। देखिए सीधी सी बात यह है, ओनर आप हैं जी, जिम्मेदारी आपकी है। तो सैलरी बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये एम्प्लॉय की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके। ये तो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आप अपने बिजनेस को लॉस हो प्रॉफिट हो, आप घर का खर्चा तो बंद नहीं करते ना अपना, तो वो स्टाफ अपना खर्चा कैसे बंद करे। और देखिए ये एक मुर्गी और अंडे वाली चीज है। पहले अच्छा स्टाफ मिलेगा या पहले कंपनी ग्रो करेगी। लोगों को लगता है पहले कंपनी ग्रो कर जाए फिर हम अच्छा स्टाफ रख लेंगे। जबकि ये उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स है। अच्छा स्टाफ रखे बिना कंपनी में उतनी ग्रोथ नहीं हो सकती। अच्छा सेल्समैन नहीं रखेंगे तो अच्छी सेल नहीं हो सकती, अच्छा एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो अच्छा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, अच्छी मार्केटिंग नहीं करेंगे मार्केटिंग टीम अच्छी नहीं होगी, अच्छा बिजनेस एडवाइजर नहीं रखेंगे बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। उल्टा है। लोगों को क्या लगता है ये सब चीजें हम बाद में करेंगे, बाद में कर लेंगे, ये स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। जबकि ये पहली इन्वेस्टमेंट है। भले ही आप ज्यादा स्टाफ मत रखो, 10 की जगह 2 रखो, लेकिन वो 2 ऐसे होने चाहिए कि वो 2 अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करें,
MTS कर सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ रख सकते हो, जिनमें उनको अलग अलग काम दे दिए जाए और अलग अलग काम का उनको इंसेंटिव मिले। मतलब सैलरी हो गई एक फिक्स, उसके बाद उसको 4 काम और करने हैं। वही व्यक्ति कंप्यूटर में एंट्री भी कर रहा है, वही व्यक्ति ये भी कर रहा है, वही व्यक्ति सेल भी करेगा, उसको बोले ये भी करेगा तो इसका भी तेरे को इंसेंटिव मिलेगा। तब हुआ क्या, व्यक्ति शुरुआत में आपने 2-3-4 काम करा लिए, और ऐसा जब आपके पास ज्यादा काम नहीं है तब, ये नहीं जब काम ज्यादा हो तो वो चारों काम नहीं कर पाएगा, फिर वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हम एक काम के लिए एक व्यक्ति रखें। लेकिन शुरुआत में जब ज्यादा काम नहीं आ रहा, सेल ज्यादा नहीं हो रही है, तो सेल्स पे भी वो फोकस कर सकता है तो कर दो। खाली बैठा है तो खाली बैठे बैठे तो भाई ये डाटा एंट्री कर दे, उसका तेरे को बाहर भी तो पैसे देने ना, उसको दे देंगे, इंसेंटिव्स दे दो, तो वो बंदा खुश हो जाएगा, यार चलो मैं खाली नहीं हूँ, कंपनी में कुछ कर रहा हूँ। और कंपनी को क्या है कि यार मेरा स्टाफ जो है कुछ पैसे दे रहा हूँ तो जस्टिफाई हो रहा है। बिल्कुल। जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट थे, उनका अच्छा 20-25 करोड़ का व्यापार है। उन्होंने कहा साहब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं पियन को रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि कोई आ जाए तो पानी पिलाना पड़ता है। सफाई वाली अलग आती है, वो सफाई कर जाती है ऑफिस का, बड़ा ऑफिस है 5000 स्क्वायर फीट का, और वो सफाई के लिए स्टाफ है। लेकिन वो पियन 2 रखने ही पड़ते हैं हमें, उनके बिना काम नहीं चलता है, और उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि जब कोई नहीं आ रहा है मुझसे मिलने तो वो खाली है। मैंने कहा खाली क्यों है, मैंने कभी उससे बात करी, तुमने उसकी पढ़ाई क्या है, कह रहे नहीं। मैंने बात करो, उसने पढ़ाई की, पता चला वो ग्रेजुएट था। अच्छा। क्योंकि नौकरियां नहीं है मार्केट में। तो मैंने कभी ग्रेजुएट है तो उससे कंप्यूटर आता है, कह रहा हाँ आता है। मैंने उसको एक लैपटॉप दो, उसको बोलो भाई जब कोई पानी नहीं पिला रहा है, खाली है, तो तू यहाँ बैठ, ये लैपटॉप पे एंट्री कर। और उसको बोलो तेरा ड्रेस कोड भी थोड़ा चेंज करो, उसको MTS बना दो कि पानी भी पिला दे, लेकिन तेरा मेन काम ये हो गया। वो कह रहा सर ये तो मेरा काम आसान कर दिया उसने। और जो वो काम वो खुद करते थे, कई एंट्रीज का, कई चीजों का, वो करने लगा। 4-5 दिन लगे ऑब्वियस सी बात है उसको सिखाने में। लेकिन अब उन्हें लगा यार ये तो मेरा स्टाफ कभी छोड़ के ना जाए, क्योंकि बहुत सारा बर्डन ले लिया उसने जो अभी खाली था। हर जगह ही फिट होगा नहीं, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मतलब हम ये क्या करते हैं, कंपनी में जब हम जाते हैं, हमारी विजिट्स होती हैं। जैसे आपका बिजनेस है तो हम आपके यहाँ विजिट करेंगे, एक एक स्टाफ से 1-to-1 बात करेंगे, ओनर से ही बात करेंगे, ओनर के क्या टारगेट है, स्टाफ के क्या टारगेट है, और फिर कॉमन गोल कैसे अचीव होगा। फिर दोनों की ट्रेनिंग होती है अलग अलग। बिजनेसमैन को बिजनेस वाली ट्रेनिंग होगी और उसको एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होगी। ओके। ऐसा नहीं है गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा बना दे तो गड़बड़ हो जाएगी। सारे लोग अगर स्टाफ में दौड़ने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो भी दिक्कत हो जाएगी। पता चला वो अपनी कंपनी खोल लेंगे। तो वो सिस्टमेटिक करते हैं, लेकिन उससे इंप्रूवमेंट आ जाता है। बिल्कुल, काफी इंप्रूवमेंट आता है, और बहुत लोगों में आया भी है। बस वही प्रॉब्लम है कि क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो बिजनेसमैन है ना, उनको ये बातें नहीं पता है, और जो सेकंड थर्ड जनरेशन भी है, वो कई लोग आउटडेटेड हैं, वो पुराने पैटर्न पर चले आ रहे हैं। मतलब आपका भी ज्वेलरी का इंडस्ट्री में आप कई, मैं देखता हूँ ज्वेलर्स इतने आउटडेटेड हैं, आज भी वो बही खाता और वो सब लेके बैठते हैं। बिल्कुल। और मैं समझा के था भाई अब ये इसका जमाना नहीं है, आपके मोबाइल फोन में ही सब कुछ है, आपको थोड़े टाइम बाद लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सब कुछ फोन पर होगा। लेकिन वो नहीं अपने आप को अपग्रेड कर रहे। और अब अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो इतना वॉलेटाइल मार्केट है सिचुएशन कि आप पिछड़ जाएंगे। कोई नया आएगा, सीखेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। फिर लोग कहते हैं साहब ये तो नया ब्रांड था, हम तो इतने पुराने नए से अब फर्क नहीं पड़ता लोगों को। लोगों को लगता है कि आप लेटेस्ट क्या है आपके लेटेस्ट पास। आपकी इंडस्ट्री में भी ना डिजाइन, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन क्या है, डिजाइन्स। और आपके यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता होगा आपकी इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे कई ज्वेलर हैं, स्टूडेंट हैं जो जी, वो कहते हैं साहब थोड़े दिन बाद आउटडेटेड हो जाता है, फिर उसको वापस बनवाओ, ये मतलब हेडेक है। तो लेकिन वो इंडस्ट्री ऐसी है ना, इंडस्ट्री ऐसी है, वो इंडस्ट्री का क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं नया नया, और जो रह जाएंगे आप रह जाओगे तो फिर पीछे रह जाओगे। तो ये है समस्या। तो हमें अपने कॉम्पिटिटर को भी तो देखना है ना। हाँ, कॉम्पिटिटर के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बहुत सारे बिजनेसमैन पिछड़ रहे हैं। जी। और इसलिए नहीं हो पा रहा है काम, ग्रोथ नहीं हो रही है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत, सच्चाई बता रहा हूँ, जितनी मेहनत हमारे बिजनेसमैन कर रहे हैं, आज उनकी मेहनत का 10% भी वो अपने घर नहीं लेके जा रहे हैं। सच्चाई है। मतलब मैं कई बार देख के ना रोना आ जाता है जब मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा तुम किसके लिए कमा रहे हो? कहते किसके लिए? मैंने तुम कमा रहे हो मकान मालिक को किराया देने के लिए, तुम कमा रहे हो स्टाफ को सैलरी देने के लिए, तुम कमा रहे हो बिजली बिल देने के लिए, तुम कमा रहे हो सरकार को टैक्स देने के लिए। अपने लिए कब कमाओगे यार? इन्वेस्टमेंट सारी तुम्हारी, मेहनत सारी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कमा किसके लिए रहे हो? बिल्कुल। और व्यापारी सच में सबसे एंड में अपने घर लेके जा रहा है। कई व्यापारी उतना भी नहीं लेके जा रहे जितनी कि उन्हें कहीं जॉब करें तो सैलरी मिल जाएगी उतने ज्यादा की। बिल्कुल सच बात है। ये कड़वी है ये बातें, लेकिन ये लोगों को दिखता है कि अरे यार बड़ा व्यापार है, आलीशान सब चल रहा है, तो उन्हें लगता नहीं कि वो कांटों का ताज पहने हुए व्यापारी
उस कांटों के ताज में कीले चुभ रही हैं उसके सर में, लेकिन वो ना कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किससे कहे जाके व्यापारी? अपना दर्द किसको बताए जाके व्यापारी? बताओ। स्टाफ को। स्टाफ कहेगा अरे लाला जी बंद ही कर दो फिर, जब इतनी दिक्कत है मैं कहीं और नौकरी कर लूंगा। कॉम्पिटिटर को बताएं, वो तो सुनेगा नहीं। तो फिर ले दे के हम जैसे लोग मिल जाते हैं, वो हमें अपनी प्रॉब्लम भी बताते हैं, फिर हम सॉल्व भी करते हैं जितना हो पाता है। कई जगह हम भी फेल हो जाते हैं कि बिल्कुल एंड पर आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? व्यापारी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ उसकी प्रॉब्लम है, शुरू में व्यापारी बहुत मेहनत कर रहा होता है, हाथ पैर मार रहा होता है, जब उससे कुछ नहीं हो रहा था तब वो एडवाइजर ढूंढता है। होना ये उल्टा चाहिए था, जैसी प्रॉब्लम आई तुरंत पहुंच जाता, जबकि बहुत कम नॉमिनल चार्ज है, मतलब 10-15-20 हजार रुपए खर्च करके भी हम सलाह दे देते हैं। ओके। तो अगर उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम जैसे मनी प्रॉब्लम है और 20 हजार रुपए देके उसको सॉल्व हो जाए तो उसकी तो जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगी ना। स्टाफ की प्रॉब्लम है 15-20 हजार रुपए देके सॉल्व होती है तो प्रॉब्लम क्या, उन्हें पता ही नहीं है किसके पास जाएं। बिल्कुल। और फिर कुछ जेन्युइन लोग भी नहीं है, कई लोग फ्रॉड भी हैं इंडस्ट्री में, तो लोगों को लगता है यार मेरे व्यापार के राज कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक हो जाए, क्योंकि वाइट ब्लैक सब चलता ही है इंडस्ट्री में, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट ये है कि फिर भी मुझे लगता है कि व्यापारी को उसका ड्यू नहीं मिल रहा है, और वर्तमान में तो सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है मार्केट की। क्या कर सकते हैं, अब सरकार भी कुछ स्टेप नहीं ले रही है मार्केट में। आप किसी भी व्यापारी से पूछो 10 साल में व्यापार कितना रह गया, वो बता देगा 20%, 30%। ग्रोथ ही नहीं हो रही, और व्यापार ग्रो नहीं करेगा तो फिर, और उसमें टैक्सेशन पॉलिसी भी है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर। तो टैक्सेशन की, जैसे अभी आपने बोला, टैक्सेशन से भी मुझे लगता है एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा मार खा जाता है। हाँ देखिए, इसमें मैं आचार्य चाणक्य का एग्जांपल दूंगा, और सच्ची घटना है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के बीच में संवाद है। चंद्रगुप्त राजा बन गए, आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री बन गए। चंद्रगुप्त ने कहा गुरुदेव मैं ना अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? कह रहे मैं जनहित की योजनाएं बनाऊंगा, जनता की पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज बनाऊंगा, ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा कर पाऊंगा, गरीबों को घर बनाऊंगा, ये करूंगा। ठीक है। कह रहे तो तुम टैक्स की रेट मत बढ़ाओ। टैक्स की दर हमारे यहाँ 5% है, उस समय 5% थी, आज तो 30-35% हम टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स। और कई जगह तो जीएसटी भी आ जाता है, जीएसटी 28% है, 18% है। पेट्रोल डीजल पर हम 110% टैक्स देते हैं। बताएं, 100 रुपए का जब आप पेट्रोल या डीजल लेते हैं तो आपको एक्चुअल में 40-45 रुपए डीजल मिलता है, बाकी सब टैक्स ही है, स्टेट और सेंटर टैक्स है। बिल्कुल। आचार्य चाणक्य करेगा 5% टैक्स हमारे यहाँ लग रहा है, और किसी भी साम्राज्य में यदि 5% से ज्यादा कर लगाया जाएगा तो चोरी बढ़ जाएगी। अच्छा। तो हम 5 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो चंद्रगुप्त कहते हैं गुरुदेव लेकिन कोई और तरीका नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं चंद्रगुप्त क्या तुम सीरियस हो, वाकई टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हो? कह रहे हाँ बढ़ाना चाहता हूँ। क्या तो एक तरीका है, और ये वर्तमान के सभी नेताओं को, सभी व्यापारियों को ये बात नेताओं तक पहुंचानी चाहिए और समझनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त तुम टैक्स की दर मत बढ़ाओ, अपने साम्राज्य में ऐसा माहौल पैदा करो कि व्यापारी का व्यापार 4 गुना हो जाए। जब व्यापारी का व्यापार 4 गुना हो जाएगा तो उससे मिलने वाला टैक्स भी 4 गुना हो जाएगा। सिंपल, मतलब आपको टैक्स रेट बढ़ा के टैक्स कलेक्शन बढ़ता हो तो इसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। 10% टैक्स लगा रहे हो तो टैक्स कम आ रहा है, 20 कर दो ज्यादा आएगा। ऐसा होता नहीं। जैसे जैसे टैक्स की दर बढ़ती जाती है, चोरी बढ़ती है, गलत काम बढ़ते हैं, ब्लैक मनी बढ़ता है। टैक्स को कम कर दिया जाए तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है। मान लो आज वर्तमान में ईमानदारी से, और जितने व्यापारी सुन रहे वो भी बताएं, अगर 2% टैक्स हो जाए, जीएसटी 2%, कोई बेईमानी करेगा? बिल्कुल भी नहीं, सारा काम व्हाइट में होने लगेगा। और कोई मांगेगा भी कि ब्लैक में दे दो तो आप क्या कहोगे? सॉरी। सही बात है। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है ना फीस देने, पॉलिटिशियन को हम 4-4 लाख रुपए चार्ज करते हैं, कहते हैं सब जीएसटी मत लो। मैंने भाई नहीं, जीएसटी लेंगे, 18% देना पड़ेगा आपको। कहते हैं साहब बहुत ज्यादा। मैंने तुमने तो लगाया, कम करो इसको। तो ब्लैक मनी को खत्म करना अगर सीरियस है कोई सरकार तो टैक्स की दर को कम करे, इससे व्यापारी को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। और कुछ टैक्स तो पूरी तरह अबॉलिश होने चाहिए। जैसे अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा, इनकम टैक्स का कोई औचित्य नहीं है। इनकम टैक्स बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। इनकम टैक्स की कोई जरूरत नहीं है, जितना मर्जी कमाइए, इनकम टैक्स को नील करना पड़ेगा। और तो किया अभी मोदी सरकार ने, 12 लाख तक डिबेट मिलेगी। 12 लाख क्यों, 12 करोड़ क्यों नहीं भाई? जितना मर्जी कमाओ। इनकम पे टैक्स का क्या सेंस है? खर्चे पे टैक्स लो, खर्चे पे होना चाहिए। आप जितना मर्जी कमाओ, इनकम टैक्स फ्री, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद करो, इनकम टैक्स की जरूरत नहीं है, और आराम से बाकी टैक्स कलेक्शन करो। तो अपने आप मार्केट में मनी फ्लो होगा। फिर
बिल्कुल। और ब्लैक मनी क्या है? जिसको अकाउंटिंग नहीं हुई, जिस पर टैक्स नहीं दिया, वही तो ब्लैक मनी है। जब सारा ही व्हाइट हो गया तो आप टैक्स में खर्च करो, क्या दिक्कत है? इनकम टैक्स को अबॉलिश करो। या जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसको बोलते हैं हम लोग, रजिस्ट्री कराते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, क्या उचित है भाई? आपने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने बेची, सरकार को 7% टैक्स चाहिए, क्यों? क्या लॉजिक है इसका? पेपर बनाने के लिए 7%, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 7 लाख रुपए सरकार को चाहिए, क्यों चाहिए? पेपर की कॉस्ट ले लो 100 रुपए, 500 रुपए, पेपर रखने की कॉस्ट ले लो 1000 रुपए, 5000 रुपए। इसको तो जस्टिफाई। मैं एक रेवेन्यू ऑफिसर से मिला, मेरे स्टूडेंट है वो, मैंने उनसे पूछा, मैंने एक बात बताई, स्टैम्प ड्यूटी का लॉजिक क्या है? कहते कोई लॉजिक ही नहीं है। कह रहे पैसा किस लिए चाहिए? कह रहे भाई रोड बनेगा, ये बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने रोड के तो रोड टैक्स ले रहे हो आप, टोल टैक्स भी ले रहे हो। बिल्कुल। तो इतना टैक्स टेरर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ टैक्स की जरूरत नहीं है, ये इनको खत्म करना चाहिए। ऑल्दो मोदी सरकार कर रही है कुछ चीजों में थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ग्रोथ इतनी कम है कि जीएसटी का, जैसे मुझे लगता था 5% सुपर स्लैब नहीं होना चाहिए, और 5% में कोई रिफंड ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा 5% देगा, ईमानदारी से बिल कटेगा। प्रॉब्लम क्या है? आप 20%, 28%, तो फिर बंदा कहेगा यार चल 10% बिल से दे, बाकी नहीं दे। तो ये टैक्स टेरर को कम करना चाहिए, और टैक्स दर को कम करना चाहिए सरकार को। और जो भी सरकार आए, वर्तमान सरकार हो, नई सरकार आए, जब तक व्यापारी को चोर मानना बंद नहीं करेंगे। सारे व्यापारी चोर नहीं है यार। व्यापारी को चोर आप बनाते हो जब आप उनको इनकम टैक्स का नोटिस भेजते हो। अभी तो नया इनकम टैक्स लॉ में बता रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया भी चेक करेंगे, आप कहाँ कहाँ घूमने गए, फ्लाइट अच्छा। कहाँ बुक कराई है। अरे यार, तो बंदा क्या करेगा फिर वो? और यही सब से वो डर के फिर या तो व्यापार बंद कर देगा या तो ये चीजें हैं जिन पे मुझे लगता है। तो क्या फिर सर हमारा डिफरेंस क्या है पहले की गवर्नमेंट में और अब की गवर्नमेंट में? जो पहले की गवर्नमेंट में हमारा टैक्सेस रहे और अब की टैक्स कंट्रोवर्शियल बात पूछते हो, फिर सरकार की बातें ऐसी बोलूंगा तो कोई फर्क नहीं है। ओके। सरकारें ऐसी चल रही हैं, पहले भी ऐसी चल रही थी, अब भी ऐसी चल रही है। व्यापारी को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, बल्कि व्यापारियों के साथ नोटबंदी जो हुआ जी, उससे तो व्यापार बहुत हैम्पर हुआ है। कई लोग उभर नहीं पाए उस झटके से। बिल्कुल। जीएसटी जो गलत तरीके से लगाया गया उसके, और जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद बहुत व्यापार में दिक्कत आई है। ऑल्दो वो लॉकडाउन जरूरी भी था, कई सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं तो और ज्यादा कैजुअलिटीज होती, लेकिन मतलब जो रिलीफ मिलना चाहिए था नहीं मिला व्यापारियों को। व्यापारी वही है ना कि किसको बोले, खून के आंसू रो रहा है बेचारा, अपना घर, अपने बच्चों का भविष्य सब दांव पर है। कई लोगों की प्रॉपर्टीज गिरी हुई हैं, कई लोगों का मैं देख रहा हूँ लोन के इश्यूज चल रहे हैं और डिफॉल्ट कर रहे हैं। 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2-2, 3-3 करोड़ में जा रही है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। फिर किसी को बता भी नहीं पा रहे, बताएं किसको, कौन सुनेगा? व्यापारी को तो जैसे मैंने कहा ना, चोरी मान लिया है कि व्यापारी है तो चोरी होगा। और गरीबों का माइंडसेट, या जो लोग बहुत लोअर तबके में है, उनको भी ये बता दिया गया है कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से तो अमीर नहीं बना, जबकि अच्छा। सबसे बड़ा झूठ है। सबसे ज्यादा मेहनत ही वही करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा झूठ। नहीं, मेहनत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि गरीब लोग फिजिकल लेबर को ही लेबर मानते हैं। वो शारीरिक श्रम को ही श्रम मानते हैं, बाकी को मेहनत नहीं मानते। जबकि शारीरिक श्रम सबसे छोटा श्रम है। जितना एक रिक्शा वाला मेहनत करता है, मैं और आप नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हम मेहनत नहीं करते हैं? इतनी किताबें मैं पढ़ता हूँ, मैं हर दिन, आज लगभग 18 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं रात को किताब बिना पढ़े सोता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता। सोचिए जी, हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नोट्स बनाने हैं, कोई ट्रेनिंग डेवलप करनी है, कुछ नया सीखना है, तभी तो मैं इंडस्ट्री में टिक पाऊंगा ना। अगर मैं अपडेट नहीं होऊंगा तो बिल्कुल। तो समस्या क्या है? लोग उसकी मेहनत नहीं समझ रहे हैं, जबकि व्यापारी बहुत मेहनत भी कर रहा है। व्यापार को लेकर उसका डर भी जायज है। व्यापार उसका बच्चा है यार। जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो, मतलब एक मदरहुड की फीलिंग आप समझ सकती हैं कि बच्चे को सामने पलते बड़ा होता देखना, और फिर बच्चे को अपने सामने डूबते देखना, मतलब, और व्यापारी उसको बचा भी नहीं पा रहा है। वो हाथ पैर तो मार रहा है, लेकिन करे क्या? किसको बताए अपना दुख जाकर के? कैसे रोके? वो चाहता है कि ये नहीं गिरे, नहीं डूबे, लेकिन वो डूब रहा है, हर दिन डूब रहा है। तो क्या हमारी जो भी ये कह सकते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इतनी मतलब बिजनेस ओरिएंटेड या व्यापारियों के लिए नहीं, अच्छी साबित नहीं हो रही? व्यापारियों का मेरे कहने से क्या होगा? मैंने कहा ना, किसी भी मार्केट में आप जाके व्यापारी से पूछो कि 10 साल 11 साल हो गए सरकार को, 11 साल पहले कितना व्यापार था और आज कितना है, व्यापारी खुद जवाब दे देंगे। किसी भी मार्केट में
जी। करोल बाग व्यापार एसोसिएशन के जो मार्केट के प्रेसिडेंट हैं वो मेरे नोन हैं, उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा साहब ऑफ रिकॉर्ड, कैमरे पे कोई नहीं बोलना चाहता, बिल्कुल कह रहे साहब 20% भी नहीं रहा व्यापार। करोल बाग जैसी मार्केट, आप आई थिंक गए होंगे, करोल बाग जी, मार्केट बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। फेमस मार्केट है, नहीं है व्यापार। कह रहे हैं बस जैसे तैसे खर्चा चला रहे हैं, उम्मीद पर कि कल को शायद चीजें ठीक होंगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं शेयर मार्केट कोलैप्स कर रहा है, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां डाउन हो रही हैं, अभी अमेरिका का टैरिफ का चल रहा है, तो इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं। क्रूड ऑयल का रेट कम हुआ बट पेट्रोल के रेट कम नहीं कर रही है सरकार, करने चाहिए, अगर करेगी तो इससे आम इंसान को राहत मिलेगी, व्यापारी थोड़ा सा रिलीज कर पाएगा, इजी कर पाएगा। गुजरात जैसी जगह पर सोचिए, डायमंड इंडस्ट्री बहुत इफेक्टेड है। मैं सूरत होकर आया, वहाँ मेरा इवेंट था, व्यापारी आए कहते साहब क्या करें, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और अब तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उससे तो अगर वो नहीं रोका गया तो मुझे नहीं लगता कि व्यापारी सरवाइव कर पाएगा जो बाहर भेज रहा है माल, क्योंकि उसको बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि जो भारत टैक्स लगाता है वही टैक्स अमेरिका लगाएगा, और अभी अमेरिका का टैक्स कम था तो लोग बाहर भेज देते थे, तो फिर उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सरकार की पॉलिसी पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, सरकार को लग रहा है कैसे चल जाएगा, या सरकार के एडवाइजर्स ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि व्यापारी पर फोकस नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, बट चलने वाला तो नहीं है। बिल्कुल, व्यापारी ही एक्चुअल में सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते भी यही लोग हैं, भले ये सामने नहीं आते हैं बट ये लोग काम करते हैं। और व्यापारी का दुख एक लिमिट तक तो व्यापारी झेल लेगा, झेला है उन्होंने 10 साल, बट अब इमीडिएट रिलीफ चाहिए। मतलब वेंटिलेटर पर है समझ लो, अभी वो आईसीयू में है, पहुंच चुका है, वेंटिलेटर पर है, अब भी रिलीफ नहीं देंगे तो सरकार को बदल देगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए इसमें। तो क्या रीजन क्या है कि हमारी जो मार्केट है वो इतनी, सेंसेक्स भी जैसे अभी हम देखते हैं कि एकदम डाउनफॉल में जा रहा है? देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। ओके। कोई भी चीज कैसे आगे बढ़ती है, आपको कुछ प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, ज्यादा सेल ज्यादा नहीं होगी तो फिर परचेज पावर, लोगों की परचेज पावर नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अभी तो सरकार के आंकड़े अभी आए, एक बार में पढ़ रहा था मैं, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका जो हैंड टू माउथ है, और सरकार ही कहती है 80 करोड़ को तो हम राशन दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो अपना राशन भी खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेटा आप सोचो क्या मतलब स्थिति बन रही है। और ये सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर ये सरकार बोर्ड पे लिखे कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? बहुत शर्म की, बहुत शर्म की बात है, ये गर्व की बात थोड़ी, एक बताने की बात है कि हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। तो 100 करोड़ लोगों की अगर स्थिति 140 या 150 में से खराब है तो परचेस पावर कहाँ होगी? फिर परचेस पावर नहीं है तो कंपनियां कैसे चलेंगी? और कंपनियों का भी आने वाला है, फाइनल देखेंगे रिजल्ट कैसा आएगा। मुझे तो लग नहीं रहा मार्केट का अभी नियर फ्यूचर में तो मार्केट ग्रो नहीं करने वाली है, और उसमें बड़ा रीजन यही है कि अच्छी कंपनियां, अभी टाटा मोटर्स जैसा पिट रहा है, बिल्कुल, मतलब बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से पिट रहे हैं शेयर, और यही थे जो मार्केट को उठाते थे। निफ्टी की बात कर लें, सेंसेक्स की बात कर लें, लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मतलब 80 लाख करोड़ का लॉस है पिछले एक साल, इस नए फाइनेंशियल ईयर में 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ रुपीस आम पब्लिक का स्वाहा हो चुका है मार्केट में। जनवरी 2025 से अभी हम मार्च की स्टार्टिंग में बैठे हैं, राइट। और अभी भी नियर फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी। और जो सुन रहे हैं वो भी, भाई मैं कोई एडवाइजर तो नहीं हूँ कि उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढे जो इन्वेस्टमेंट के लिए बताते हैं, लेकिन मार्केट में एंट्री का टाइम नहीं है, ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है इस समय। बिल्कुल। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो तो होल्ड कर सकते हैं, जिसका शॉर्ट टर्म वो क्या करेगा? लोग SIP बंद कर रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड्स है ना, डाटा है। तो अभी शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए? नहीं, नए लोगों को नहीं जाना चाहिए, और जो दिल और दिमाग से कमजोर है उन्हें नहीं जाना चाहिए। मार्केट उनके लिए है भी नहीं। जो जुआ समझते हैं ना, जो शेयर मार्केट को समझते हैं जुआ है, उन्हें शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। जो इसका अर्थमेटिक समझते हैं, इसका बेसिक समझते हैं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट मालूम है, जिन्हें ROI का पता है, जिन्हें कंपनीज की बैलेंस शीट देखना आता है, थोड़ा जिनको मार्केट की स्टडी है, नॉलेज है, वो एंट्री करें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लें। 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 15 ईयर। तो भारत की ग्रोथ तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो ग्रोथ तो होनी ही है। वो टाइम पीरियड, एक फेज है, सरकार चाहे बदले तब ग्रोथ हो या वर्तमान सरकार को चेंज लाना तो पड़ेगा, क्योंकि व्यापार की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, और उस पर काम करे बिना तो चीजें ठीक नहीं होंगी। इसी पे सर एक बिटकॉइन भी एक आपने सुना ही होगा। आप सारे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछोगे। तो हाल ही में इंडिया में भी लॉन्च किया है बिटकॉइन हमारे। देखिए बिटकॉइन लीगल तो टेंडर है नहीं,
भारत सरकार ने तो बोल रखा है लीगल टेंडर नहीं है, तो भारत सरकार से अलग मेरा स्टैंड तो हो ही नहीं सकता। सो इट्स नॉट ए लीगल टेंडर, दैट फॉर श्योर। बट जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेक इट ऑन योर रिस्क, अपने रिस्क पे लें, क्योंकि रिस्क तो है, रिस्क तो है। और जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा गेन भी होता है, क्योंकि कभी बिटकॉइन का प्राइस शायद 40-50 हज़ार रुपए था और अभी पता चला 80-90 लाख रुपए एक कॉइन है जी। ऐसे भी और क्रिप्टो बहुत सारी हैं जो जिसमें काम हो रहा है। बट मतलब मैं अब क्या बोलूं ऑन कैमरा से ज्यादा तो नहीं बोल सकता कि भाई लीगल टेंडर तो नहीं है। अच्छा, तो सर जो भारत में भी अभी एक लॉन्च हो रहा है, अगर आपने सुना हो तो अंबानी ग्रुप ही लेकर आ रहे हैं उनको, जियो ग्रुप। यस, तो क्या वो सही रहेगा उसमें इन्वेस्टमेंट में जब तक सरकार लीगल टेंडर नहीं बनाएगी जी, तब तक कोई भी मतलब एक्चुअल इसके बारे में नहीं बता पाएगा कि कल को कभी भी बंद भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो फ्री में भी मिल रहे हैं वो कॉइन्स। हाँ, फ्री में भी मिल रहे हैं और अभी वैल्यू भी उनकी ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर भाई। अगर 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उसको तो मैं इन्वेस्टमेंट मानता नहीं, वो तो ठीक है, पीनट्स है, डाल के रख लो, हो जाए तो ठीक, डूब जाए तो डूब जाए। लेकिन लीगल टेंडर नहीं है और मुझे लग नहीं रहा कि भारत सरकार नियर फ्यूचर में क्रिप्टो को लीगल टेंडर बनाने जा रही है। अच्छा, क्योंकि सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही है। ऑल्दो सरकार टैक्स लेती है, आप अगर क्रिप्टो पे अर्निंग करते हैं तो 40% आपको टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट पर। अच्छा, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। और जब तक कोई भी चीज लीगल टेंडर नहीं होती है तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह देना वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और हमारे पास और अच्छे ऑप्शंस हैं, शेयर मार्केट अच्छा ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए। गोल्ड, आप तो जिस इंडस्ट्री में हैं तो कभी ये डाउन नहीं जाने वाला है। प्रॉपर्टी, आने वाले समय में प्रॉपर्टी में अच्छा बूम आएगा। खासकर से मैं पिछले 5-6 साल से लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ गो इनटू एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जिनके पास है वो उसको सस्टेन कर लें। अगर 10 साल आपने बचा लिया लैंड तो आपसे अमीर कोई होगा नहीं। अच्छा, हाँ, अगर आपके पास ज्यादा भी नहीं, मतलब 2 एकड़ लैंड भी है आपके पास, तो आप मतलब समझ लीजिए आपके आने वाली पीढ़ियों को कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा अगर एग्रीकल्चर लैंड है। जिनके पास नहीं है और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले उन्हें इस समय लग रहा महंगा है, बट 1-2 एकड़ लैंड लेके अपने बच्चों के लिए छोड़ दें। क्योंकि जब बड़ी इंडस्ट्री या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंट्री कर जाते हैं जिस सेक्टर में, उसमें अभी अनऑर्गेनाइज था वो, अब वो ऑर्गेनाइज हो रहा है धीरे धीरे, अदानी घुस गए और लोग घुस गए, तो वहाँ ग्रोथ आनी है। एग्रीकल्चर लैंड में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में शायद नहीं आएगा, प्रोडक्शन में उतना नहीं होगा, लैंड में वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा होने वाला है। ये मेरा प्रिडिक्शन है। वैसे मैं कोई इन्वेस्टमेंट का ऐसा टिप्स नहीं देता हूँ, बट जब 1-to-1 बैठेंगे तो मैं पोर्टफोलियो देख के गाइड जरूर करता हूँ जी। तो सर फिर आप हमें बस अब ये गाइडेंस दीजिए कि साइंस ऑफ रिचनेस है क्या, अगर किसी को अब से बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी का नया ही बिजनेस अभी शुरुआत हुई है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी गाइडेंस हमें दीजिए। देखिए, वैसे तो मैंने पहले भी कहा शुरुआत में जैसे कि कोई भी चीज ऐसे रॉ नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हर एक के लिए नियम अलग अलग होंगे। तो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। आप ठीक है नए हो, नए तो कोई भी हो सकता है, बट नए में क्या आपका पेरेंटल बिजनेस कोई था और आप फिर नए बिजनेस में आ रहे हो, या आप बिल्कुल फ्रेश हो। अगर आप जॉब से बिजनेस स्विच ओवर कर रहे हो तो आपके आइडियाज क्या हैं, थॉट्स क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। पैसे का नियम जैसे मैंने बता दिया, पैसे का एक नियम मैं और बता देता हूँ, बहुत सारे नियम है। और साइंस ऑफ रिचनेस तो एक अपने आप में पूरी साइंस है, जैसे मैंने कहा विज्ञान है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है, शायद आपने उसके बारे में सुना हो, आकर्षण का सिद्धांत, उसकी भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा। और उसमें मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज 8 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम लो, विद इन 8 वीक जो भी आपका ड्रीम है, जो भी फाइनेंशियल गोल हो, लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है या जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, या फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, परिवार का कुछ इश्यू है, बिजनेस का, जॉब का, जो भी इशू है, अपनी जो भी टारगेट तुम्हारा है, विद इन 8 वीक्स या तो वो चीज आपको मिल जाएगी या आप उसके मार्ग पर आ जाओगे। चैलेंज के साथ करता हूं मैं। और इसलिए उसका नाम रखा है प्रैक्टिकल यूज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे। 8 वीक्स का होता है, हर हफ्ते हम बुलाते हैं 2 घंटे के लिए। 8 हफ्ते में फैमिली इश्यूज चल रहे हैं कई लोगों के, आजकल क्या हो गया कि फैमिली में पैसा तो आ गया लेकिन रिलेशनशिप खराब है, तो उनको ठीक करना है 8 वीक्स में। ठीक मतलब पूरी तरह से ठीक। आपका कोई टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो रहे, रास्ता नहीं मिल रहा, मार्ग नहीं मिल रहा तो मार्ग मिलेगा, मार्गदर्शक नहीं मिल रहा मार्गदर्शक मिलेगा, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा वो मिलेगा। आपको कोई पर्टिकुलर लाइफ पार्टनर वैसा नहीं मिल रहा, या लाइफ पार्टनर है बट उसमें वो चेंजेस नहीं आ रहे जो आप लाना चाह रहे हो, प्रयास कर रहे हो हस्बैंड में या वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी, तो आपको प्रिंसिपल बताए जाएंगे कि इन प्रिंसिपल से विज्ञान के आप चीजों को बदलेंगे।
अपने व्यापार में जैसे अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा और दिक्कतें आ रही हैं, तो ये तो एक अलग ट्रेनिंग है। जो मनी मैनेजमेंट की आपने बात करी, साइंस ऑफ रिचनेस की बात करी, साइंस ऑफ रिचनेस जैसे नाम से पता चल रहा है साइंस है जी। तो विज्ञान के प्रिंसिपल, जैसे ग्रेविटी का नियम क्या कहता है। ये बिल्डिंग अभी हम कौन से माले पर हैं, यहाँ अभी हम 17th फ्लोर पर हैं। अगर यहाँ से किसी अच्छे आदमी को गिराया जाए और बुरे आदमी को गिराया जाए तो दोनों में से किसको चोट ज्यादा लगेगी, किसको कम लगेगी? दोनों को बराबर लगेगी भाई। अच्छा, क्या ऐसा होगा अच्छे को चोट नहीं लगेगी? नहीं, अच्छे को तो नहीं लगनी चाहिए ना यार। विज्ञान के मतलब विज्ञान के अलावा सोचो तो अच्छा आदमी है उसको तो चोट नहीं लगेगी, बट विज्ञान क्या कहता है, लगेगी। विज्ञान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। ऐसे पैसे का नियम क्या कहता है, पैसे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान है। इसलिए कई बार लोगों को क्या लगता है बुरा आदमी भी अमीर है। हाँ। अच्छा बुरा एक अलग इसका पैरामीटर है। पैसे के नियम माना ना आना वो अलग पैरामीटर है। तो कई लोग कहते हैं पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, पैसा इंसान को शराबी बना देता है, जुआरी बना देता है, गलत काम करने वाला। पैसा कुछ नहीं बनाता, पैसा इंसान की असलियत बाहर ला देता है। अच्छा। वरना पैसा आने के बाद कई लोग दान भी तो करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। यानी वो पहले से फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उनके मन में था कि मैं दान करूंगा, लेकिन क्योंकि पैसा नहीं था तो नहीं कर रहे थे। किसी के मन में था शराब पीऊंगा मैं, याशी करूंगा, पैसा नहीं था, नहीं कर रहा था। आज शराब पी रहा, तो आपको क्या लग रहा है पैसे ने बिगाड़ दिया? नहीं, पैसा किसी को बिगाड़ता नहीं, पैसा सुधारता भी नहीं। और पैसे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान हैं। जैसे अगर आप गिरेंगे तो चोट लगेगी, वैसे ही विज्ञान के नियम अगर आप सीखेंगे तो आप अमीर बनेंगे। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव पैसे का नियम नहीं करता। और जो बचपन में हमने कहानी सुनी थी, आपने हमने सबने पढ़ी होगी, एक बच्चा था, पिताजी से बोलता है पिताजी मुझे घूमना फिरना है, आराम करना है। पिताजी कहते बेटा जब तक तू काम नहीं कर रहा मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। अच्छा। वो कहता नहीं काम तो नहीं कर पाऊंगा। कह रहे नहीं काम तो करना पड़ेगा। तो माता जी, क्योंकि माता तो प्रेम करती होती है, थोड़ा लाड भी होता है। लाड और प्यार में फर्क है। लाड आपको बिगाड़ता है, प्यार आपको सुधार देता है। बिल्कुल। और जो सुधार नहीं रहा वो लाड ही है, वो प्यार नहीं हो सकता। प्रेम का तो अर्थ ही है कि सुधार करे, प्रेम का अर्थ है बदलाव लाए, वरना वो प्रेम नहीं है। अब माता जी लाड करती थी, माता जी ने कहा नहीं बेटा मेरा बेटा काम थोड़ी करेगा, तो एक काम कर, रोज खेल कूद आराम कर, शाम को जाके 50 पैसा दूंगी। उस जमाने में 50 पैसे बहुत होते थे। पिताजी को बोल देना है मैंने कमाया, ठीक है। रोज खेले कूदे जाए, पिताजी माता जी से 50 पैसे ले, पिताजी को बोले पिताजी ये कमाया आज मैंने। पिताजी ने कहा एक काम कर, इसको कुएं में डाला। कुएं में डाला, खाना खा लिया। अगले दिन फिर ऐसे चलता रहा, रूटीन हो गया। एक दिन माता जी अपने घर गई थी पीहर, बच्चे को पता नहीं था माता जी गई हैं, और बच्चा आराम से घूमने फिर के आया, और शाम को पता चला माता जी तो है ही नहीं भाई। अब 50 पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी तो खाना नहीं देंगे, तो वापस गया। भाई कोई काम मिलेगा क्या? आज पहली बार काम ढूंढ रहे हैं, काम ही नहीं मिले मार्केट में। ले दे के एक ने कहा भाई ये बोरी है गाड़ी में पड़ी है, इनको निकालना है, कोयला है इनमें, दुकान में रख दे। 50 पैसे तो नहीं दूंगा, 25 पैसे दूंगा। कह रहा चलो कुछ तो आएगा। 2-3 घंटा शाम में पूरी मेहनत करी, हाथ पैर काले हो गए, पसीना पसीना हो गया, 25 पैसे लेके गया। पिताजी बोला पिताजी आज तो 50 पैसे नहीं आए, 25 पैसे आए। पिताजी का कुएं में फेंक दे। कुएं में फेंक दूं? मेरी मेहनत की कमाई कुएं में फेंक दूं? पिताजी कहते बेटा आज ही कमाया तूने। बिल्कुल। एक्चुअल में जब आप मेहनत की चीज होती है तो आप वेस्ट नहीं करते। लोग कहते हैं बड़े लोग अमीर लोग जो है कंजूस है। नहीं, कंजूस नहीं है, मैं अमीरों से मिला हूँ। और जब मैं अमीर नहीं था तो मैं भी शायद सोचता था कि अमीर लोग कंजूस होते हैं। अब मुझे पता नहीं, कंजूस नहीं होते, वो वेस्ट नहीं करते, मेहनत से, क्योंकि उनका मेहनत का पैसा है। जिनका बेईमानी का वो करते हैं, अय्याशी भी करते हैं, आवारागर्दी भी करते हैं। जो एक्चुअल अमीर है ना, अमीर जिसको कहा जाता है, हर पैसे वाला अमीर नहीं होता। पहली बात तो जी, पैसे वाला होना और अमीर होने में फर्क है। बिल्कुल। अमीरी के लिए कुछ और भी चीजें चाहिए। देयर आर 7 पैरामीटर्स ऑफ रिचनेस जिन पे हम बात करते हैं, उसमें पैसा एक पैरामीटर है। देयर आर 6 अदर पैरामीटर्स जिसपे आप रिच होते हो। आपकी इंटेलेक्चुअल वो भी तो रिचनेस है जी। कई लोग पैसे से तो अमीर है, इंटेलेक्चुअली फ्लॉप है। तो ऐसा अमीर होने का क्या फायदा कि आपकी सोच गरीबी वाली है। तो आपको सोच से भी अमीर बनना पड़ेगा। कईयों को पैसे वालों को देख के लग नहीं जाता यार ये क्या है, क्या अमीर है। मतलब उन्हें लगता है हम शो ऑफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो शो ऑफ नहीं है, वो लीचड़पन है। क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली अमीर नहीं बन पाए। तो अमीरी के अलग अलग पैरामीटर है। तो हम साइंस ऑफ रिचनेस में ये बताते हैं कि अपने पैसे में लगाव कैसे पैदा होता है, मेहनत के पैसे और बेईमानी के पैसे में क्या अंतर है। मान लो कहीं से अदर वे राउंड करके
अंडर द टेबल कुछ आ भी गया, तो उस पैसे का करना क्या है? फिर अपनी सोच कैसे बनानी है? पैसे के मामले में सोच का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। एक किताब मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा और सभी ऑडियंस को पढ़नी चाहिए, नेपोलियन हिल ने लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच, और जिन लोगों ने पढ़ी है वो कमेंट करके बताएं, जबरदस्त किताब है, जबरदस्त। और की ऑफ रिचनेस भी उनकी किताब है, और भी नेपोलियन हिल ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जबरदस्त किताबें हैं। ये बताती हैं थिंक एंड ग्रो रिच मतलब सोच के अमीर कैसे बना जाता है। सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर्स माइंड, जो मिलेनियर्स बने उनके दिमाग में क्या सीक्रेट्स चलते हैं, अब उन्होंने लिख दी, बता दी, मैं गाइड भी कर रहा हूँ, लेकिन अब किताब पढ़नी तो आपको पड़ेगी ना यार। अब लोग यही चाहते हैं कि किताब भी सर ही पढ़ लें तो सर ही अमीर बनेंगे ना, फिर तुम थोड़ी बनो। या फिर सर से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग भी लेके भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा भाई। बढ़िया से बढ़िया दवाई लाओ आप और अलमारी में जाके रख दो, फिर आप डॉक्टर को गाली दो कि यार डॉक्टर तो बेकार है दवाई। मैं जब चैलेंज कर रहा हूँ, और मेरा तो मनी बैक गारंटी होती है। आपने सुना किसी की मनी बैक गारंटी? नहीं। आई एम द ओनली ट्रेनर इन इंडिया जो बिजनेस ट्रेनिंग में मनी बैक गारंटी देता है। 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, साइंस ऑफ रिचनेस, अमीर कैसे बने, अमीरी के नियम। 5 दिन का ट्रेनिंग अटेंड करो, 2.5 आवर पर डे, और शाम को 6 से 9 होता है, कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है। 5 दिन अटेंड करो, जो भी फीस है उसकी फीस दो। 5th डे अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आई, दिल पर हाथ रख के बोलो कि मुझे ट्रेनिंग पसंद नहीं आई। नो क्वेश्चन आस्क्ड, हम कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे आपसे क्यों नहीं पसंद आई, 100% मनी बैक। और कोई स्टार मार्क नहीं है। अच्छा, कोई स्टार नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्योंकि मेरा मानना यह है, जो चीज मेरी आपको पसंद नहीं आई, मुझे उसका पैसा नहीं लेना, वो मेरे लिए बेईमानी का पैसा हो जाए, ये मेरी सोच है। हाँ, कई लोग विद थैंक्स देते हैं, कई लोग ऊपर से टिप देते हैं, कई लोग गिफ्ट देते हैं लास्ट डे। कई लोग कहते हैं साहब ये नियम आप मुझे 15 साल पहले बता देते तो मैं आज शायद करोड़पति होता। क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं ना, बिजनेस में ग्रोथ कैसे करनी नहीं मालूम है। बिजनेस में कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन है, हर जगह है, नया रोज कंपटीशन है। कंपटीशन को खत्म कैसे करना है? या तो रोते रहो कंपटीशन है, या ठीक करो। ठीक है, गरीब में पैदा हुए, जो बिल गेट्स ने कहा, यदि आप गरीबी में पैदा हुए तो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हैं, इसमें सारा दोष आपका है। बिल्कुल। और हर उस व्यक्ति को बोल रहा हूं जो आज गरीब है, चाहे जो जॉब करता है, बिजनेस करता है, अगर आप गरीबी में मरे तो इसमें दोष आपका होगा भाई, इसमें किसी और का दोष नहीं होगा। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है अगर 5 साल 5 ईयर प्लान बना लो, 5 साल में मुझे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है। और फिर 5 साल, वो कहते हैं ना घोड़े के यहाँ लगाते हैं, क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते होंगे। बस वो लगा लेना कि मेरा फोकस इसी पे रहेगा, और मैं कोई अपना बिजनेस नहीं दूंगा कि मेरे पास कोई बिजनेस है अमीर बनना। मैं पहला वो ट्रेनर हूं जो कोई और बिजनेस देता ही नहीं। मैं तो कहता हूं जो काम आप करो उसी में आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल। वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, उसमें अमीर कैसे बनना है। जॉब करो, जॉब में अमीर कैसे बनना है। जॉब के साथ स्विच ओवर करके बिजनेस में कैसे एंटर करना है और अमीर बनना है। इस धरती की और भारत की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है, और मेरा टारगेट इस गरीबी को दूर करना है। और ऐसा नहीं कोई कहता पैशन, कोई पैशन है, कुछ है नहीं, ये मैं क्योंकि झेल चुका हूँ। जैसे मैं अभी बता रहा था, हम जब डिस्कस कर रहे थे, मैं गरीबी में पैदा हुआ, मैं कोई बहुत अमीर नहीं रहा। गरीबी में बचपन में छोटा परिवार था, डैड की गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन 2-3 भाई हम और एक बहन, परिवार चलाना, जिम्मेदारियां, तो मैं सबसे बड़ा था। तो मुझे मालूम था कि यार मैं फैमिली पर तो डिपेंड नहीं रह सकता हूँ। और हर पीढ़ी में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो संघर्ष करता है और अगली पीढ़ियां सुधर जाती हैं। मैंने तय किया अपनी पीढ़ी में वो मैं होऊंगा, मैं बनूंगा। और मैं सेल्फ मेड बना। आज 18 वर्ष हो गए, काफी पैसा गवाया भी। कहते ना ठुक ठुक के ठाकुर बने हम तो, पैदाइशी ठाकुर नहीं थे हम। सीख कर आहिस्ता आहिस्ता गिर के, और जिन गड्ढों में मैं गिरा, मैं लोगों को बताता हूं इनमें मत गिरना। अब कई लोग कहते नहीं मैं गिर के आऊंगा, कर लो। आचार्य चाणक्य ने कहा कि हर तजुर्बा अपने ऊपर करने के लिए तुम्हारी उम्र थोड़ी पड़ जाएगी, इसलिए दूसरे के तजुर्बे से सीखो। हर गलती खुद थोड़ी करनी है। मैं सिखा तो रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, पैसे की कमी को दूर करना सिखा रहा हूँ। मैं सिखा रहा हूँ स्टाफ को कैसे ट्रेन करना है, जॉब से नौकरी में कैसे आना है, नौकरी करते करते अमीर कैसे बनना है, कितना पैसा कहाँ आ रहा है। 10,000 भी कमा रहे हो तो 10,000 कमा के भी अमीर बन सकते हो। 5 ईयर प्लान तो बनाओ। लोग कहते हैं साहब 10,000 में मेरा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। अरे तो कोई बात नहीं, घर का खर्चा भी चलाएंगे ना। प्रॉब्लम पे बात तो करो। बात ही नहीं करनी है, नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अगर आप ये कहते हैं आप अमीर बन सकते हैं,
तो आप सच है, सही है। और आप कहते हैं आप अमीर नहीं बन सकते, तो भी आप सही हैं। क्योंकि जब आप कहते हो मैं अमीर बन सकता हूं, तो ब्रेन आपको रीजन देता है क्यों बन सकता हूं। और जब आप कहते हो मैं अमीर नहीं बन सकता, तो ब्रेन रीजन देता है क्यों नहीं बन। मुझे भी यही लगता है कि ये सोच की दिक्कत है, सब कुछ वहीं का है। जैसी आपकी सोच है वैसे आपके विचार बनेंगे, वैसे आपकी सराउंडिंग्स बनेंगे, वैसे आप बन जाएंगे। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा। अमीरों वाले काम करने पड़ेंगे, अमीरों से नफरत करनी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, अमीरों से नफरत करके आप अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज को आप पसंद नहीं करते वो चीज आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको अमीरों से नफरत करनी बंद करनी पड़ेगी। और ये देश के हर गरीब को सोचना पड़ेगा कि गरीबी के कारण आप खुद हैं, आपकी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार आप हैं। आप गरीबी के यहाँ पैदा हुए, गरीब के घर में, ये आपका दोष नहीं है। लेकिन अगर आप गरीबी में जीवन जी रहे हैं, आपका दोष है। उसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई सरकार आपके लिए आके रोजगार नहीं देगी, कोई सरकार आपके लिए काम नहीं करेगी। सरकारें ऐसे ही चलती हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपनी परिस्थितियां खुद ठीक करनी है। सोच को बदलना है, काम करने के ढंग को बदलना है। अपने जीवन को बदला जा सकता है, ये विश्वास करना है। बिल्कुल। और उस परमपिता परमात्मा, खुदा, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, जो भी आप मानते हो। मैंने भगवद गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने सारे धर्मों का सार देखा जी। सार क्या है? एक अच्छा इंसान बनो। अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, अच्छा सिख, अच्छा ईसाई बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। क्योंकि जब एक अच्छे इंसान बन गए तो फिर तो धर्म तो बहुत सेकेंडरी चीज हो जाए। और फिर वो ताकत, वो नियति, वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, अल्लाह, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ऐसी जगह से मदद करेगा जहां से तुमने सोचा नहीं होगा, उम्मीद नहीं की होगी कि ये हो जाएगा अचानक, और वो हो जाएगा, हो जाता है। चमत्कार भी इसी धरती पे होते हैं यार। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम सिर्फ माइंडसेट की है, प्रॉब्लम चीजों के ना पता होने की है। कुछ नहीं हम छुपा कर भी रखे गए, ये भी बात सच है। अब आप अपनी इंडस्ट्री के रूल तो नहीं बताओगे ना किसी को, मैं भी नहीं बताता हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक से छुपा कर रखी गई हैं। पब्लिक के माइंड में डाल दिया कि बिना पैसे के आप अमीर नहीं बन सकते, बिना अमीर तो गलत काम करके बना जाता है, चोरी करनी पड़ेगी। जबकि सब झूठ है। डर बना दिया। अरे व्यापार करेगा तू, कैसे कर लेगा भाई? तेरा तो परिवार में कोई रहा नहीं व्यापार। अरे भाई कोई तो फर्स्ट जनरेशन व्यापारी रहा होगा ना, कभी तो बनेगा, कभी तो शुरू किया होगा। जिन्हें आज आप जनरेशनल बिजनेसमैन बोलते हो, वो भी तो कभी पहले थे। धीरू अंबानी भी सोचते हैं यार मेरे खानदान में तो किसी ने व्यापार नहीं किया, उनके पिताजी तो टीचर थे ना जी। तो वो सोचते यार मैं कहाँ से व्यापार करूंगा, तो नहीं बनते जी। किया है उन्होंने। और बहुत लोग हैं जो जीरो से ऊपर उठे हैं और कर रहे हैं। उनकी बायोग्राफी पढ़ो, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, देखो कि उन्होंने संघर्ष का मार्ग कैसे चुना, फिर वो संघर्ष जो आए चुनौती उनका सामना कैसे करा। तो कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। मैं तो ये मानता हूँ अगर अमीर नहीं बन रहा, कोई आर्थिक स्थिति खराब है, बुरे दौर में चल रहा है, तो वो अपनी कमियों से है और अपनी शायद उसमें मजा आ रहा है। अब गरीबी में कोई मजा नहीं है, क्योंकि मैं गरीबी देख चुका हूँ। गरीबी में कोई मजा नहीं है। वो उसी जीवन को अपना भाग्य मान लेते हैं। भगवान ने क्या है? अरे भाई भाग्य क्या है? मैं भाग्य के बारे में एग्जाम्पल देता हूँ। इससे तो शायद टाइम हो रहा है हमारा, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं भाग्य होगा तो होगा। मैं कहता हूँ देखो भाग्य क्या है, एक लॉकर है ना बैंक में, उसकी 2 चाबियां होती हैं। ऐसे ही आपके भाग्य 2 चाबी वाला एक लॉकर है। एक चाबी आपके पास है, एक भगवान के पास। ओके। अपनी चाबी तो लगा के रखो, कब ऊपर वाला लगा के बैठा हो यार। सही बात है। बहुत बड़ी बात। अपनी चाबी तो लगाओ। और अपनी चाबी कौन सी? कर्म वाली। हाँ जी। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। वो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? इच्छा छोड़ दे? नहीं, वो कह रहे हैं तुम्हारा जो भी कर्म करोगे, व्यक्ति का किया गया कर्म बिना फल दिए मरता नहीं। अच्छा है बुरा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। तुमने कर्म कर दिया, तुमने बीज बो दिया, फल निकलेगा। तुम्हारा किया गया कोई भी कर्म बिना फल दिए मरता नहीं। और किसी भी बड़े से बड़े पंडित से, बड़े से बड़े ज्ञाता से पूछ लेना भगवद गीता के श्लोकार्थ, ज्यादा कोई पता नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बचपन से सुनते हैं। उसका अर्थ ये है कि तुम्हारा कोई भी किया गया कर्म बिना फल दिए बिना मरेगा नहीं। बिल्कुल। तो कर्म करे जाओ, बस ईमानदारी से कर्म करो, जरूर सफलता मिलेगी। जी। तो आज शाहनवाज सर के साथ बातचीत करके हमें तो बहुत मजा आया, और हम आशा करते हैं कि आपको भी बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर, बिजनेस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपने हमें आज बहुत सारी सीख दी है।
और मैं चाहूंगी कि आप फिर से हमारे चैनल पर आएं। जरूर आऊंगा। आपको और आपकी सभी ऑडियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसको सुनिए और कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पर नंबर भी होंगे, बात करिएगा, जरूर हम लोग मदद करेंगे। जी बिल्कुल। अगर आपको भी ट्रेनिंग चाहिए, अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप शाहनवाज सर जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स नीचे स्क्रीन पर आ जाएंगी, इनका नंबर और इनकी ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल्स। और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल कंटेंट है, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ना कि सिर्फ बिजनेस ओनर्स, ये आम जिंदगी में भी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सर मुझे लगता है ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आप शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना हमारे साथ। हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।